हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि ये टॉपिक जो है हमारा, मैं आपको इस चैनल पे भारत का भूगोल पढ़ाती हूँ, विश्व का भूगोल पढ़ाती हूँ। अब तो आपको आदत पड़ गई होगी कि मैं ये बोलूँगी ही है। तो इस ये जो टॉपिक है हमारा पहले 3 लेक्चर से चल रहा है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, ये भी चौथा लेक्चर है। तो प्राकृतिक संसाधन हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं और पहले से हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं। मिट्टी पढ़ चुके हैं, जल पढ़ चुके हैं और प्राकृतिक वनस्पति पढ़ चुके हैं। ये 3 हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। जल भी पढ़ चुके हैं, मिट्टी भी पढ़ चुके हैं। अब आज अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको खनिज। उसके बाद में एक बचेगा ऊर्जा संसाधन है। उसके बाद में हमारा ये प्राकृतिक संसाधन का जो है टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा है। और बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ये जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो खनिज, अब हम खनिजों को से क्या समझते हैं, खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, खनिज क्या है और ये प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो खनिज हमें 2 तरीकों से प्राप्त होते हैं। एक तो हमें मिलते हैं पहाड़ों से, पहाड़ मतलब पत्थरों के अंदर से निकालते हैं, और एक हमें मिलते हैं मिट्टी के अंदर से है। 2 तरीके से हमें खनिज प्राप्त होते हैं और वो होते कितने, धात्विक और अधात्विक तरीके के खनिज होते हैं। 2 टाइप के होते हैं। अब खनिज होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है खनिज है, और भारत में कौन कौन सी जगह पे खनिज की परिभाषा क्या होती है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। और भारत के अंदर कौन कौन सी, हेलो हेलो है, भारत में कौन कौन सी जगह के ऊपर खनिज पाए जाते हैं मतलब कौन कौन सी जगह पे खनिज पाए जाते हैं, तो वो पढ़ेंगे इसके अंदर है। और जो खनिज है इनमें कौन कौन से चीजें कहाँ पाई जाती, खदानें कहाँ है खनिज की, है कौन कौन से खनिज की खदान भारत के अंदर कहाँ कहाँ है। और भारत सरकार जो है कौन कौन सी योजनाएं खनन विभाग के अंदर हमें कर रही है कि भाई हाँ ये योजनाएं उन्होंने खनन विभाग के लिए की है, कितना उसमें बजट आवंटित किया है। ये जो सारी चीजें हैं वो हम खनिज के अंदर पढ़ेंगे, खनिज का जो भी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब खनिज क्या है, क्या होते हैं खनिज, खनिजों से आप क्या समझते हो। हाँ, तो ये मैं आपको बाद में बताऊँ। भारतीय प्रमुख खनिज क्षेत्र, मतलब इसमें हम देखेंगे कि भारत के खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन से स्टेट्स के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में एक भारतीय प्रमुख धात्विक खनिज कौन से हैं, यहाँ पे ये देखेंगे। भारत के अधात्विक खनिज कौन से, ये देखेंगे। प्रमुख चट्टानी खनिज कौन से, ये देखेंगे। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन कौन से हैं वो देखेंगे। उसके भारतीय अणु शक्ति के खनिज, अणु शक्ति वाले जो यूरेनियम और पिट्सबर्ग थ्योरियम वाले देखेंगे। और कोयला खनन, भारत के परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ये नहीं है। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र के भौगोलिक अन्वेषण, मतलब खनिज क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सा अन्वेषण किया जाता है खनिज का, ये देखेंगे। और यहाँ से शुरू होता है टॉपिक अपना है। तो खनिज पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ हैं। खनिज जो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ है। जब हम इसको प्राकृतिक संसाधन से में पढ़ रहे हैं टॉपिक में, तो इतना तो ऑफिशियली है, बच्चे पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों में इतनी बुद्धि तो होती है कि जब प्राकृतिक खनिज में पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक खनिज ही होगा ही। खनिज प्राय ठोस अकार्बनिक रवेदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ कौन से हैं, ठोस अकार्बनिक और संरचनात्मक तरीके वाले सजातीय पदार्थ हैं। ठोस है, अकार्बनिक है, रवेदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संयोजन है, जिनका एक निश्चित रासायनिक संयोजन यानी केमिकल कंपोजिशन है, इसका संयोजन निश्चित है। खनिज संसाधनों का वितरण सभी स्थानों पर समान नहीं है, मतलब हर जगह पर खनिज, भारत की जितनी भी क्षेत्र है ना, वहाँ पे सारी जगह खनिज एक जैसा नहीं मिलता। कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, कहीं ज्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है। इस तरीके से मिलते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूह में पाए जाते हैं, किसी विशेष शैल समूह। मैंने आपको शुरू में ये बात बताई ना कि खनिज हमें या तो से पहाड़ों से मिलते हैं, पत्थरों से मिलते हैं, या फिर जमीन के अंदर से मिलते हैं, मिट्टी के अंदर से मिलते हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभी गम्य नहीं है, मतलब कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो हमें इजीली नहीं मिलते, उनके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत तोड़ा फोड़ी, मतलब पत्थरों की तोड़ा फोड़ी करनी पड़ी है, खुदाई करनी पड़ती है। गहरी खानों से, खाने 2 प्रकार के होते हैं, एक उपगम्य यानी जो ऊपर आसानी से मिल जाती है, और एक गहरी खनन, खनन जिसे बोलते हैं वो गहराई से जो खोदते निकालते हैं उसको बोलते हैं खनन। बहुत मेहनत होती है इसमें, खनन करने में, इन खनिजों को निकालने में बहुत मेहनत होती है। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागरीय संस्तर और आर्कटिक महाद्वीप। कौन से, आर्कटिक महासागरीय संस्तर और आर्कटिक का महाद्वीप के अंदर खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। कौन से खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब खनिजों को बनने में मानव कुछ नहीं कर सकता, उसके मतलब मानव के हाथ की बात है ही नहीं है कि हम खनिजों के बनने में अपना सहयोग कुछ कर सके, नहीं, वो प्रकृति से बनते हैं। पहाड़ों के अंदर से अगर हम निकालते हैं, पत्थरों के अंदर से वो प्रकृति से बनते हैं, मिट्टी से निकालते हैं प्रकृति से बनते हैं, सिर्फ हम निकाल सकते हैं उनको, हम बना नहीं सकते, इंसान उसको बना नहीं सकता है। उसके अंदर प्रकृति से ही बनी हुई होती है वो चीजें। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी को हम बना नहीं सकते, पानी को हम साफ कर सकते हैं, उसके अंदर की
केमिकल्स को निकाल सकते हैं या फिर उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हैं। वही चीज यहाँ है। ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, उनका रंग कैसा होगा, घनत्व, कठोरता, रासायनिक गुणों तथा विलयन, गलनांक एवं क्रियाशीलता आदि के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। किसके आधार पर पहचाने जाते हैं? जो खनिज है वो वहाँ के रंग से, घनत्व से, कठोरता से और क्या कहते हैं रासायनिक गुणों और विलयता, गलनांक व क्रियाशीलता आदि के आधार पर पहचाने जाते हैं। चट्टाने खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कैसे हैं? चट्टाने जो खनिजों के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टाने जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, परंतु अधिकतर चट्टाने विभिन्न अनुपातों के अन्य खनिजों के योग हैं। कुछ जैसे चूना पत्थर है वो सिर्फ एक ही खनिज से बनी है, लेकिन कुछ चट्टाने ऐसी भी हैं जो 2, 3, 4, 5 खनिजों से बने हुए हैं, वो तो काफी सारे खनिजों से बने। एक खनिज विशेष जो कुछ निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। किसका है? भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों। एक खनिज विशेष जो कुछ निश्चित तत्वों का योग है, निश्चित तत्वों का योग है जिस खनिज के अंदर, वो एक उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंगों, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। जिन सेलों में एक ही प्रकार की खनिजों का संकेंद्रण होता है उसे खनिज का अयस्क कहते हैं। जिन सेलों में एक ही खनिज पाई जाती है उसे खनिजों का अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का अयस्क। एक ही रोज खनिजों का संकेंद्रण होता है, एक ही खनिज का संकेंद्रण होता है। ओके। उत्खनन और खनन, ऊपरी परत की खुदाई, कम गहराई वाली खाने। उत्खनन उसे कहते हैं जो ऊपरी परत की खुदाई करने पे, थोड़ा सा खोदने पे ही हमें खनिजों के प्राप्त हो जाती है, उसे हम उत्खनन कहते हैं। और खनन मतलब बहुत ज्यादा गहराई में जाके खोदते हैं जिसे, है खनन। खुली खुदान होती है और कूप खदान, गहराई के साथ की गई खुदाई, अधिक गहराई की खाने जो होती है उसे हम खदान कहते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों को हम कितने वर्गीकरण में करते हैं? धात्विक और अधात्विक, इन दो तरीकों से मोटे तौर पर हम दो ही तरीकों से बांट सकते हैं। बाकी माइनर तो और भी हैं, लेकिन मोटे तौर पर धात्विक और अधात्विक दो तरीके से हम बांट सकते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं धात्विक में कौन कौन से आते हैं। धात्विक खनिज वे खनिज है जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त किया जा सकता है, जैसे लोहा, बक्साइट, टीन, मैग्नीज, तांबा आदि। इनको गलाने से हमें धातु प्राप्त होती है। धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज जो जिनको गलाने से धातु प्राप्त होती है। कनेक्ट करो, डेफिनेशन को कनेक्ट करो शब्द के साथ, इस शब्द के साथ, है तो जल्दी याद हो जाएगी। तो कौन कौन सी प्राप्त होती है? लोहा होता है, बॉक्साइट होता है, टीन होता है, मैग्नीज होता है और तांबा आदि। गलाने से ये धातु को गलाने से ये धातुएं प्राप्त होती हैं। ये प्राय आग्नेय चट्टानों से मिलती है। कौन से चट्टानों से? आग्नेय, मैंने आपको बोला ना, पत्थरों से मिलती है, चट्टानों से मिलती है, पहाड़ों से निकाले जाते हैं। तो पहाड़ भी चट्टानी है, पत्थर भी चट्टानी है, तो आग्नेय चट्टानों से मिलती है। लोहा खनिज, जिन खनिजों को लोह का अंश पाया जाता है उन्हें लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हें लोह खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनके अंदर लोह का अंश पाया जाता है, जिन खनिजों में लोहा का अंश पाया जाता है उसे है उन्हें लोह इस्पात उद्योग के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हें लोह खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें लोह खनिज कहते हैं। लोह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल व कोबाल्ट आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। कौन से हैं लोह खनिज के प्रमुख उदाहरण? बोलो तो मैग्नीज, अयस्क, टंगस्टन, और निकल और कोबाल्ट आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। उसके बाद में अलोह खनिज। अलोह खनिज कौन सी है? जिन खनिजों के अंदर लोह का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। जिन खनिजों में लोह का अंश नहीं पाया, जिन्हें अलोह खनिज कहा, जैसे तांबा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैग्नीज आदि। कौन सी? लोहा, सोना, सीसा, बॉक्साइट, टीन, जस्ता, मैग्नीज आदि जो है वह अलोह खनिज के उदाहरण है। इनमें लोह का अंश नहीं पाया जाता है। फिर ये रवेदार चट्टानों और सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। ये रवेदार चट्टानों और सभी प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य खनिज कौन से हैं? जिनका बहुत ज्यादा मूल्य मिलता है। सोना मिलता है, सोना होता है, और क्या कहते हैं, चांदी होती है, और हीरा, मोती, जवाहरात जो होते हैं वो, हीरा मोती भी खनिज में ही आते हैं। तो चांदी, प्लेटिनम उसका नाम है, हीरे का नाम है। अधात्विक खनिज कौन सी है? अधात्विक खनिजों से धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब इनसे अधात्विक जो हमसे धातु नहीं प्राप्त किया, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइड, फास्फेट, जिप्सम, मैग्नेसाइट्स, अभ्रंग, नमक, पोटास, सल्फर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये प्राय परतदार चट्टानों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? परतदार चट्टानों में।
ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक ऊर्जा खनिज जो है, जिनसे हमें ऊर्जा, जिसको हम, जिन खनिजों को हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, उससे हम ऊर्जा खनिज कह सकते हैं। तो उन्हें भी हम खनिज कह सकते हैं। जैसे आप गाड़ी में जो पेट्रोल डलाते हो, उसे ऊर्जा के रूप में यूज करते हो ना, तो हम ऊर्जा खनिज उसे कह सकते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत में कौन कौन से, जैसे मैंने भी आपको मैप में दिखाया था ना, अभी आपको मैंने मैप दिखा था ना, कौन कौन से खनिज क्षेत्र हैं भारत के अंदर, मतलब भारत में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ खनिज पाए जाते हैं ज्यादा, तो मैंने आपको मैपिंग में दिखा था। उसके अभी भी थ्योरी पढ़ते हैं। भारत के खनिज मुख्यतः उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्र, उत्तर का पूर्वी प्रायद्वीप जो क्षेत्र है वो, और दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी सह्याद्री वाला प्रदेश, और उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी प्रायद्वीपीय क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र में केंद्रित है। एक छोटे भंडार यंत्र तंत्र एकांकी खंडों में भी पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज पट्टियां निम्नलिखित हैं। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये जो अभी आपने पढ़ा ना, उन्हीं को हम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे यहाँ पे। यह क्षेत्र भारत में खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय खनिज का हृदय स्थल, यानी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं यहाँ पे। यह आर्कियन शील्ड का क्षेत्र है, जिसका संपूर्ण भाग उड़ीसा के पठार, छोटा नागपुर के पठार तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में बना है। यह पेटी प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है, जिसके अंतर्गत बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिमी भाग द्वारा सम्मिलित है। यह पेटी प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसके अंतर्गत बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस पेटी में मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट सेलें पाई जाती है। कौन सी? प्राचीन नीस और ग्रेनाइट जो सेलें वो पाई जाती है। तथा ये पेटी देश की समृद्धता खनिज पेटी है। यहाँ कोयला, लोहा, अयस्क, भ्रंक कोयला, लोहा, अयस्क, भ्रंक, मैग्नीज, क्रोमाइड, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन? अब भी इन सारे खनिज के नाम आपको याद करने होंगे, कुछ भी करो लेकिन इन नामों को याद करो। है कोयला, लोहा, अयस्क, भ्रंक, मैग्नीज, क्रोमाइड, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फास्फेट, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने इसी पेटी में स्थित हैं। इस पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है। अधिकांश इस्पात के कारखाने इसी में स्थित है। इस पेटी में बॉक्साइट के भंडारों तथा ताप विद्युत विकसित होने के कारण एल्यूमिनियम उद्योग भी स्थापित है। हजारीबाग के पठार पर चादरी अभ्रक के विश्व के विशालतम भंडार पाए जाते हैं। कहाँ पे? हजारीबाग के पठार पर चादरी अभ्रक के विश्व विशालतम भंडार पाए जाते हैं। मध्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं? ये भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्व महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। कहाँ है इसका विस्तार? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र क्षेत्रफल तक है। इस क्षेत्र में देश का अधिकांश मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, लोहा, अयस्क, ग्रेनाइट, चूना पत्थर और संगमरमर और कुछ मात्रा में अभ्रक पाए जाते हैं। मुझे पता है आपको ये नाम रटने में परेशानी होगी, लेकिन संभव तो कुछ भी नहीं है, याद करना पड़ेगा इनको। किनको? ये मैग्नीज, बॉक्साइट, कोयला, लोहा, अयस्क, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, संगमरमर कुछ मात्रा में अभ्रक में पाए जाते हैं। याद हो गया था? शुरू कर दो। मध्य युग पढ़ रही, अपने मध्य क्षेत्र के अंदर, मध्य युग बोल रहे हो, सॉरी है, मध्य क्षेत्र पढ़ा था हमने, जहां से खनिज कौन कौन से प्राप्त होते हैं। भारत का जो मध्य क्षेत्र, उसमें आप बताएंगे दक्षिण क्षेत्र, मतलब भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है ना, उसके अंदर कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं। तो इस क्षेत्र में कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र जो है वो शामिल है। कौन सा? कर्नाटक का पठार और तमिलनाडु का उच्च क्षेत्र शामिल है। यहाँ सोना, लोहा, अयस्क, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और एस्बेस्टोन, डोलोमाइट, अल्मेनाइट, चीनी मिट्टी एवं चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। इस क्षेत्र में कोयला, तांबा व अभ्रक की उपलब्धता नगण्य है। मतलब कोयला, तांबा और अभ्रक जो है वो दक्षिण में बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते। दक्षिण के अंदर कौन से राज्य आते हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु है, जो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्षेत्र है वो यही है, जहाँ पे सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। और देखिए ऐसा है बच्चा, ये जो है खनिजों के नाम है वो आपको एज इट इज याद करने होंगे। सोना, लोहा, अयस्क, क्रोमाइड, मैग्नीज, लिग्नाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, एस्बेस्टस, डोलोमाइट, एल्मेनाइट, चीनी मिट्टी तथा चूना पत्थर प्राप्त होते हैं। उसके बाद में छोटा नागपुर पठार, यह प्रदेश खनिजों की पूरकता और विविधता का अभाव है। क्या है? छोटा नागपुर जैसे प्रदेशों में खनिजों की पूरकता और विविधता का अभाव है, मतलब यहाँ कम पाए जाते हैं, बहुत रेयरली कुछ पाए जाते हैं। फिर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जो है, कौन सा है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र? दक्षिणी कर्नाटक, गोवा और केरल इस क्षेत्र में आते हैं। कौन सा आता है? कर्नाटक आता है, गोवा होता है और केरल इस क्षेत्र में आते हैं। इस यहाँ अल्मेनाइट,
जिरकोन, मोनोजाइट, बालू, गार्टेन, चीनी मिट्टी, लोहा, अयस्क, बक्साइड, अभ्रंक, चूना पत्थर तथा सॉफ्ट स्टोन के निक्षेप उपस्थित हैं। कौन कौन से हैं ये मोस्ट याद करना होगा आपको। देखो इल्मेनाइट, जिरकोन, मोनोजाइट, बालू, ग्रेनाइट, चीनी मिट्टी, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रंक, चूना पत्थर व क्या है सॉफ्ट स्टोन निक्षेप उपस्थित है। उसके बाद में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का, गुजरात एवं महाराष्ट्र के भाग आते हैं। ये यूरेनियम, अभ्रंक, स्टेरॉइड तथा खनिज तेल के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ सामान्य अलोह खनिज इनमें प्रमुख रूप से तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, एस्बेस्टस, लवण, भवन निर्माण सामग्री, मूल्यवान रत्न, लिग्नाइट और प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम आदि शामिल है। कौन से हैं यहाँ सामान्य अलोह खनिज, जिनमें प्रमुख रूप से तांबा, सीसा, जस्ता खनिज, अलोह खनिज जिनमें लोहा का अंश नहीं होता है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया उसको अलोह बोलते हैं। तो अलोह है ये सॉरी एस्बेस्टस, लवण, भवन निर्माण सामग्री, मूल्यवान रत्न, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम आदि शामिल है। किंतु खनिजों के निक्षेप बिखरे हुए तथा थोड़ी मात्रा में मिलते हैं जो आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं है। मतलब थोड़े बहुत रेयरली मिलते हैं कुछ कुछ कहीं पे, जो कि लाभकारी नहीं है इतने। हिमालय क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? सामान्य हिमालय के क्षेत्र में धात्विक खनिजों के अल्प भंडार पाए जाते हैं। मतलब धात्विक खनिज कम पाए जाते हैं हिमालय क्षेत्र के अंदर। और यद्यपि इस क्षेत्र में अनेक खनिजों की बहुमूल्य पुट्टिकाएं हैं। पुट्टिकाएं क्या है? बहुमूल्य पुट्टिकाएं। इस पेटी में खनिज निश्चित क्षेत्रों में मिलते हैं, जैसे मैग्नेटाइट अल्मोड़ा में मिलता है, पायराइट तारादेवी में, बॉक्साइट सलाल में, जिप्सम रामदेव में, फॉस्फेराइट्स मसूरी में, हाइड्रोकार्बन असम और मेघालय में, प्राकृतिक गैस हिमालय प्रदेश में, सीमेंट तथा धम्मन भट्टी योग्य चूना पत्थर एवं डोलोमाइट कश्मीर में। उत्तराखंड कोयला पूर्वी प्रदेश के उप हिमालय क्षेत्र में प्राप्त होता है। क्या होता है? उत्तराखंड कोयला पूर्वी प्रदेश उप हिमालय में प्राप्त होता है। तांबा, सीसा, बिस्मथ, एंटीमनी, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, जिप्सम इस क्षेत्र के अन्य प्रमुख खनिज क्षेत्र है। उसके बाद में आता है हिंद सागर खनिजों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पश्चिमी तट अरब सागर। पश्चिमी तट कौन सा है? अरब सागर है। आपने अच्छे से मैपिंग याद कर ली होगी, भारत की मैपिंग की कौन सी क्या कहते हैं, कौन कौन से स्टेट्स अपने देश के अंदर कहाँ कहाँ है और कौन कौन से सागर लगते हैं चारों तरफ, और किसकी तट कहाँ पे है, और जो द्वीप है वो कहाँ है, कौन कौन से भारत के द्वीप और उनके तट कहाँ लगते हैं। तो तथा पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की महाद्वीप पे सेल्फ अपतटीय क्षेत्र खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए समृद्ध है। कौन कौन सा? हिंद महासागर, जो इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र है जो खनिज के लिए समृद्ध है, तो उसके अंदर करते हैं हिंद महासागरीय खनिजों का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें पश्चिमी तट तथा पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी की महाद्वीप पे शेल्फ खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस से समृद्ध है। इसके नित्तल में उच्च कोटि में मैग्नीज, नित्तल जो है नीचे जो हिंद महासागर का जो नीचे का तल है ना, वहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? तो मैग्नीज, फास्फेटस, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा, अयस्क, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मोनाजाइट, एल्मेनाइड्स, मैग्नेटाइट तथा ग्रेनाइट के पिंड पाए जाते हैं। ये जो खनिज है ना बच्चे, इसका नाम आपको ऐसे इतना याद करना। मैं तो ये बोलती हूँ याद नहीं होते ना तो रट डालो, अगर आपके पास कोई ट्रिक है, क्योंकि मैं तो ट्रिक पे भरोसा नहीं करती हूँ, मैं एज इट इज याद करती हूँ चीज को, और याद नहीं होती है समझने की कोशिश करती हूँ, समझती नहीं हो तो फिर रटती हूँ। मेरे पास तो ये दो ही ऑप्शन होते थे, या तो समझ लो, समझते नहीं हो तो रट डालो, और कोई तीसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं था। मैं किसी ट्रिक पे कोई भरोसा नहीं करती हूँ, लेकिन आपके पास अगर कोई ट्रिक है तो आप इनका या तो रट डालो, याद कर डालो, है, या फिर ट्रिक बनाओ, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन पढ़ो बच्चे। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लाइफ में देखो कमा के सभी को खाना है, सबको खाना पड़ता है, अपना पेट खुद को पालना ही पड़ता है। किसी पे अगर डिपेंड रहोगे तो आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो, दूसरा आपकी जिंदगी जिएगा फिर, ठीक है। इसलिए आपको अपना पेट पालना ही पड़ेगा, है। तो सबसे आसान तरीका जो है ना वो है पढ़ाई, क्योंकि उसको आपको दिमाग यूज करना होता है। दो ही तरीके से कमाई खाता है इंसान, या तो दिमाग यूज करता है या शरीर यूज करता है, या तो दिमाग को हिलाओ या शरीर को हिलाओ, एक चीज यूज करनी पड़ती है। तो सबसे आसान तरीका है दिमाग को चलाओ, है, शांत रखो, कूल और काल्म, और दिमाग को चलाओ, और उसी के बेस पे आसान तरीका पढ़ाई है। पढ़ाई से आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं मजदूरी करने भी जाओगे ना, सामने वाला आपसे 8 घंटे 10 घंटे मजदूरी करा के शाम को 500 1000 रुपये पकड़ा देगा, उससे आपका घर खर्चा भी नहीं चलेगा, आपने मेहनत डबल की। इससे बेटर है दिमाग लगाओ, तो आप कुछ घंटों के हिसाब से कमाओगे, बढ़िया चिल करके लाइफ जियोगे। इसलिए ऐसा है, दिमाग यूज करो, और इन सबको या तो समझ डालो, समझना नहीं है तो रट डालो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, मगर पढ़ो। यू हैव नो एनी ऑप्शन विदाउट योर स्टडी, है। ओके,
बढ़ो। तो हाँ, इन पिंडों का सर्वश्रेष्ठ प्रकार 4000 मीटर गहराई पर पाया जाता है। 4000 की मीटर जो गहराई है, वहां से ये सारे जो खनिज जैसे मैग्नीज, फॉस्फेट, बेरियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा, टाइटेनियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, मैग्नाइट, एल्मेनाइट, मैग्नेटाइट तथा ग्रेनाइट पिंड आदि पाए जाते हैं। भारत में खनिजों के उत्पादन व भंडार से संबंधित आंकड़े इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा कौन सी भारत में खनिजों से संबंधित जितने भी आंकड़े पाए जाते हैं वो कहा जाता है पाए जाती है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा में प्रकाशित किए जाते हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक में जारी किए जाते हैं। भारत में लगभग 95 खनिजों का उत्पादन होता है जिनका विवेचन निम्नलिखित है। 95 यानी 95 खनिज जो है वो भारत में उत्पादित होते हैं जिनका विवेचन निम्नवत है। खनिज ईंधन खनिज संख्या 4 पाए जाते हैं। धात्विक खनिज 10, अधात्विक खनिज 23, आणविक खनिज 3, गौण खनिज 55, भवन एवं अन्य सामग्री में जो यूज किए जाते हैं वो। ये आप इधर देखिए, भारत का खनिज क्षेत्र उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी, इधर वाला ये रहा। उसके बाद मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र ये रहा। जो हमने अभी क्षेत्र पढ़े हैं ना भारत में खनिज के जो क्षेत्र है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत को खनिजों के आधार पर हम किस हिसाब से बांटते हैं वो वाले क्षेत्र में आपको बता रही हूँ यहाँ पे है, खनिजों के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन को ठीक से सुनना है, समझना है, शब्दों को ठीक से सुनना है, समझना है, उसके बाद में आंसर देना। तो खनिजों के आधार पर हम भारत को कितने भागों में बांटते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। है बी मध्य क्षेत्र ये वाला है, फिर सी दक्षिणी क्षेत्र ये वाला है, और फिर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जो है ये वाला है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में अभी जो मैंने आपको इसकी थ्योरी कराई थी उसके अंदर के जो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो पढ़ाए थे ना, तो देख लो सेम मैपिंग वहीं पे है, जो स्टेट्स के नाम उसके अंदर बता रखे हैं। फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये इधर वाला है। अब अभी से निशान बता रखे हैं कि कौन सा क्षेत्र। मैग्नीज जो है वो इस क्षेत्र में, देखो यहाँ मैग्नीज पाया था, यहाँ यहाँ ये है। फिर बॉक्साइड, बॉक्साइड बोलो तो कहाँ पाया जाता है बॉक्साइड? एक भी निशान नहीं बॉक्साइड का तो इसमें। फिर ऑयल फील्ड, ऑयल फील्ड ये 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 दोनों। उसके बाद सीसा, सीसा का ट्रायंगल है भाई, सीसा का ये वाला ये रहा, और ये रहा। उसके बाद में है कोयला, कोयला ये रहा, ये। फिर लोहा यस्क ये। फिर लोहा तांबा। आप देख लो इस मैप को, आप ठीक से देख लो इस वाले मैप को, इसमें बता रखे कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं, ताकि आपको थ्योरी के अलावा भी ये मैपिंग दिमाग में माइंड स्टोर वो रहेगी। अगर थ्योरी भी नहीं याद रहेगी और ये मैप भी स्टोर रह गया तो आप इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करके आ सकते हो, क्लिक कर जाएगा वहां पे दिमाग में है। राष्ट्रीय खनिज नीति, सरकार ने जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि सरकार कौन कौन सी नीतियां लेके आती है खनन क्षेत्र के अंदर प्रोत्साहन करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए। तो उसके अंदर राष्ट्रीय खनिज नीति 2019, मार्च 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी, जिसने वर्तमान राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया। मतलब 2008 में जो खनिज नीति थी उसको रिप्लेस करके 2019 में केंद्र सरकार ने दूसरी खनिज नीति बनाई थी। हाँ, इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्रों को अन्वेषण के लिए प्रोत्साहन करने, खनन के वित्त पोषण बढ़ावा देने, मतलब निजी जो क्षेत्र है उसको प्रोत्साहन करना, मतलब सरकारी तो है सो है ही, लेकिन उसके अलावा निजी क्षेत्र को भी इसके अंदर प्रोत्साहन किया, भाई आप भी आइए और इसके अंदर काम कीजिए और वित्त पोषण इसका ज्यादा करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। निजी क्षेत्रों को ये बोला कि अगर पैसे की समस्या है तो हम आपकी सहायता करेंगे, सरकार ने ये बोला। अन्य देशों में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधियों का उद्योग का दर्जा देने का प्रावधान किया गया। अन्य देशों में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधियों को उद्योगों में, खनिज जो गतिविधियां उनको उद्योगों में शामिल करके उनको प्रोत्साहन करने का प्रावधान किया गया। यह नीति खनिजों की निकासी और परिवर्तन के लिए तटीय जलमार्गों व अंतर्देशीय शिपिंग उपयोग को शामिल करती है। क्या करती है यह खनिज नीति? निकासी और परिवहन के लिए,
निकासी यानी निकालना, और परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन को इधर से उधर ले जाने, जल मार्ग और अंतर्देशीय शिपिंग मतलब जल मार्ग जो है, जहाज रानी है ना जो वो है, और अंतर्देशीय शिपिंग उपयोग को शामिल करती है। मतलब इसके अंदर हम जल मार्ग और दो अंतर्देशीय शिपिंग है उनको भी हम इसमें परिवहन के रूप में यूज करेंगे खनन के अंदर है। साथ ही खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहन करने का प्रोत्साहन, मतलब खनिज के अंदर परिवहन को ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए खनिज गलियारों का क्या कहते हैं प्रोत्साहन करने का प्रस्ताव रखा है। इसके अंतर्गत शुरू किए जाने वाले बदलावों में मेक इन इंडिया पहल, लैंगिक संवेदनशीलता पर ध्यान देना चाहिए। मतलब मेक इन इंडिया जो पहल है उसमें उस पर फोकस किया जाएगा और लैंगिक संवेदनशीलता पर भी ध्यान दिया जाएगा। खनन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर मंत्रालय निकाय का गठन, खनन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर मंत्रालय निकाय का गठन का प्रस्ताव किया गया। उसके बाद परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास के लिए जिला खनिज निधि का उपयोग किया गया। क्या किया? जिला खनिज निधि का उपयोग किया गया। खनिज उत्पादन संबंधी आंकड़े, मतलब कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन कितना प्रतिशत खनिज निकाला जाता है उसके आंकड़े। खनन मंत्रालय की वर्ष 2024 और 25 की जो रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में खनिज उत्पादन के कुल मूल्य के क्रम में से 43.49 के हिस्सेदारी ओडिशा की थी। यानी सबसे ज्यादा जो है 43.49 की जो हिस्सेदारी है वो उड़ीसा की थी। खनन मंत्रालय की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट मतलब एक साल में एक बार आती है, उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका था? उड़ीसा का था। कितना था? 43.49। इसके पश्चात राजस्थान का है 16.26। कितना है राजस्थान? 16 छत्तीसगढ़ का है 13.69, कर्नाटक का 12.42 और महाराष्ट्र 4.76, झारखंड 3.26, मध्य प्रदेश 2.68, आंध्र प्रदेश 1.0 का स्थान था। वर्ष 2024-25 के दौरान खनिज उत्पादन परमाणु ईंधन खनिजों और गौण खनिजों को छोड़कर, किसको? परमाणु ईंधन खनिजों और गौण खनिजों को छोड़कर इसका मूल्य 1,41,61 करोड़ रुपए आंका गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 0.47 की कमी से दर्शाया गया है। कितना? 0.47 की कमी से। वर्ष 2024-25 के दौरान धात्विक खनिजों का अनुमानित मूल्य रुपए इतना है करोड़, या मूल्य का 91% और गैर धात्विक खनिजों गौण खनिजों को छोड़कर मूल्य रुपए इतने करोड़ का मूल्य इतने प्रतिशत है। भारतीय 9% है। भारतीय संविधान की सूची, केंद्र सूची के अनुसार केंद्र सरकार को भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर जबकि सूची, लेकिन राज्य सूची के अनुसार राज्य सरकार को अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। सभी अपतटीय खनिजों का केंद्र सरकार का स्वामित्व, मतलब अपतट के ऊपर जो खनिज है उन पर सरकार का नियंत्रण होगा, केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। अपतट मतलब तटों के पास में जो खनिज तंत्र है उन पे। और बाकी भारतीय संविधान की सूची एक, केंद्र की सूची के अनुसार सरकार को भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर, जबकि सेकंड सूची जो मतलब जो राज्य सरकार की सूची है उसमें अनुसार राज्य सरकार की अपनी सीमा के अंदर मौजूद खनिजों का नियंत्रण रखने का अधिकार है। मतलब जो राज्य है उसके अंदर की जो खनिज नीति है उसके ऊपर राज्य सरकार अधिकार रख सकती है और बाकी केंद्र जो है वो अपनी नीति के अंदर रख सकता है। खनिजों की उपलब्धता, खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अयस्कों में। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। अयस्क शब्द का प्रयोग, खनिज जो है वो अयस्कों में पाए जाते हैं। अयस्क क्या है? मतलब किसी खनिज के अंदर किसी दूसरी चीज, किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण, मतलब खनिज के अंदर और दूसरी चीजें भी मिली हुई होती है, तत्व और अवयव मिले हुए होते हैं हेतु अयस्क शब्द का, तब अगर मिले हुए हैं तो हम उसे अयस्क बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें से हमने प्रॉपर खनिज निकाल लिया है तो फिर हम उसे खनिज बोलेंगे, अयस्क नहीं बोलेंगे। है अयस्क, ये देखिए। हाँ, अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें ये खनिज अथवा कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। मतलब अयस्क उन शैलों को कहते हैं जिनमें खनिज अथवा कोई अन्य कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। मतलब उसके अंदर कोई, अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वो पत्थर है, मानो फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, उसके अंदर खनिज भी है और बाकी सारी धातुएं भी हैं, बाकी सारे अवयव भी हैं, वेस्टेज चीजें भी, सारी चीजें मिली हुई हैं। अभी हमने खनिज को अलग से निकाला नहीं है, जब उसको खनिज को अलग से निकाल लेंगे ना तो वो खनिज कहलाएगा, लेकिन जब तक वो मिक्स्ड है उसके अंदर तब तक वो अवयव कहलाएगा। समझ आया? अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किया जाता है। मतलब उनका शुद्धिकरण, अयस्क को ही बाहर लाया जाता है, मतलब उसके साथ जितना जो मिक्सचर चीजें होती हैं, अवयव वगैरह होते हैं, सबको इकट्ठा करके बाहर लाया जाता है। फिर उसमें से निकाला जाता है खनिज अकेला। हाँ, फिर खनिज अकेला होता है, अवयव जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। मतलब धात्विक खनिज, लोह धातु,
संकेत मैग्नीज लौह अयस्क निर्यात पतन, लौह अयस्क खान, लौह अयस्क क्षेत्र। तो इसके अंदर कौन कौन सा कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? लौह इस निशान से ये यहाँ पाया जाता है। ये देखिए जो इस निशान से जो इंडिकेट कर रखा है ये लौह अयस्क है, ये वाला नुआ मयूरभंज ये। उसके बाद में लौह अयस्क ये वाला हिस्सा, ये जो इस निशान से दर्शाए गए हैं। मैपिंग को आप अच्छे से देख सकते हो। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब अयस्क के अंदर खनिज पर्याप्त मात्रा में है तो ही हमें खनन का आर्थिक महत्व है, अदरवाइज कोई आर्थिक महत्व नहीं है। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण एवं संरचना पर निर्भर करती है। खनिजों के खनन की सुविधा निर्माण और संरचना पर निर्भर करती है। खनन सुविधाएं इसके मूल्य को निर्धारित करती है। क्या करती है? मूल्य को निर्धारित। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें खनिजें पाई जाती है। क्या है? अत्यंत हमारे मुख्य शैल समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें खनिज पाए जाते हैं। यानी जो मुख्य शैल समूह जो है उसको समझना जरूरी है जिसके अंदर ये खनिज पाई जाती है। मतलब कौन सा शैल समूह जिसके अंदर ये खनिज पाई जाती है उसे समझना हमारे लिए जरूरी है कि इस जैसे कौन से नीस के अंदर से कौन सा निकलता है, जो कहते हैं रूपांतरित जो शैल है उसके अंदर कौन से खनिज निकलते हैं उसे समझना जरूरी है। लोह खनिज, लोह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करता है। कितना करता है? 3/4 भाग का। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मजबूत आधार प्रदान करते हैं। लोह अयस्क, लोह अयस्क एक आधारभूत खनिज था आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ है। क्या है? आधुनिक उद्योग विकास की रीढ़। भारत में लोह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। मतलब वो लोह अयस्क भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है और भारत उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह अयस्क में समृद्ध है। किस में है? उच्च कोटि के लोहांश युक्त लोह अयस्क के लिए समृद्ध है भारत। उसके बाद में एशिया में विशालतम लोह अयस्क आरक्षित है। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है। कौन से है भारत के अंदर? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है। क्या है? विश्व भर में इसकी भारी मांग है। लोह अयस्क की खदानें देश के उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है जो लोहा व इस्पात के लिए लाभप्रद है। देश में कुडप्पा तथा धारवाड़ युग की जलीय उद्योगों के आग्नेय क्षेत्रों में लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। क्या होती है? लोह अयस्क की प्राप्ति होती है। लोह अयस्क के प्रकार, भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला मैग्नेटाइट अयस्क 72% पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। देश में उपलब्ध लोह अयस्क में 85 हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 8% तथा अन्य 7% किस्म के लोह पाए जाते हैं। कौन सा? 85% जो है वो हेमेटाइट पाया जाता है और क्या 8% मैग्नेटाइट तथा अन्य जो है वो 7% पाया जाता है। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है जिसमें 70 से 72% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका रंग भूरा से लेकर काला तक होता है, इसलिए इस अयस्क को काला अयस्क कहा जाता है। यह अयस्क आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह अयस्क आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट भंडारण शीर्ष 4 राज्य 1 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अंदर मैग्नेटाइट भंडारण जो है इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है। पहला है कर्नाटका है, उसके बाद के अंदर है आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु। मैग्नेटाइट जो लोहा है वो इन राज्यों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद में आता है मैग्नेटाइट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे मैग्नेटाइट सबसे ज्यादा पाया, मैग्नेटाइट जो लोहा है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर है? तो कर्नाटका, शिवमोगा जिले के धारवाड़ और कुटप्पा जिले, बेल्लारी, इन नामों को आपको याद करना होगा क्योंकि मुझे पता है नर्दर्न कमांड बोल रही हूँ, नर्दर्न इंडिया वाले जो हैं हम लोग, हमें शिवमोगा जिले के धारवाड़ और कुटप्पा जिले, बेल्लारी, ये थोड़ा सा याद करने में समस्या होगी लेकिन करना पड़ेगा। तमिलनाडु सल्लेम और तिरुचिरापल्ली जिले में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। झारखंड पलामू जिले, डाल्टनगंज और सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। राजस्थान में झुंझुनू में पाया जाता है। ओडिशा के संबलपुर तथा गंजम जिले में। कोई बात नहीं है, जैसे हम साउथ इंडियन के नाम याद करने में समस्या होगी। शिवमोगा जिले के धारवाड़ और कुड्डमा जिले बेल्लारी में, सलेम और तिरुचिरापल्ली जिले में आंध्र प्रदेश में, और झारखंड पलामू जिले। एनीवेज जो नर्दर्न इंडिया वाले हैं उनको भी राजस्थान का झुंझुनू जिला याद करने में दिक्कत होगी जो साउथ इंडिया वाले हैं। ओडिशा संबलपुर तथा गंजम जिले।
हेमेटाइट, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा अयस्क जिसका अधिकतम मात्रा अधिकतम उपभोग होता है जो हेमेटाइट है। किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। मैग्नेटाइट में लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन हेमेटाइट के अंदर लोहांश की मात्रा थोड़ी कम होती है। इसमें लोहांश 60 से 70% पाया जाता है। कितना? 60 से 70% पाया जाता है। यह अयस्कों को लोहा का ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अयस्क को लोहा का ऑक्साइड कहते हैं, जिसका रंग लाल गेरुआ होता है। यह मुख्यतः धारवाड़ क्रम की शिलाओं में पाया जाता है। कौन सी? धारवाड़ क्रम की शिलाएं जो कर्नाटक में पाई जाती है उसमें है, जो भी अभी पढ़ा था। हेमेटाइट भंडारण शीर्ष 4 राज्य कौन से हैं? ओडिशा 39% पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर 20% पाया जाता है। फिर है छत्तीसगढ़, उसमें 19%। कर्नाटका में 12% पाया जाता है। हेमेटाइट उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां हेमेटाइट पाया जाता है? उत्पादन क्षेत्र राज्यों में कौन कौन से क्षेत्र हैं? झारखंड में नोवा मुंडी तथा गोवा क्षेत्र। कौन सा? नोवा मुंडी तथा गोवा क्षेत्र। नोवा मुंडी तथा गोवा क्षेत्र याद करना होगा नाम। ओडिशा में मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ जिले। कौन सा? मयूरभंज तथा क्योंझर तथा सुंदरगढ़ जिले। और छत्तीसगढ़ के बेल्लाडिल्ला, बस्तर और बिलासपुर। कौन सा? बेल्लाडिल्ला, बस्तर तथा बिलासपुर, तीनों ही बसे हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर, सरगुजा क्षेत्र। कौन सा? जबलपुर और सरगुजा क्षेत्र मध्य प्रदेश में। कर्नाटक में बेल्लारी, हासपेट क्षेत्र और धारवाड़ क्षेत्र। फिर है महाराष्ट्र चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारण क्षेत्र। राजस्थान भीलवाड़ा एवं उदयपुर क्षेत्र। लिमोनाइट, लिमोनाइट जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? ये अश्क पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है, जिसे है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जल योजित लोह अयस्क भी कहा जाता है। ये निम्न कोटि का लोह अयस्क होता है। इसमें लोहांश की मात्रा 35 से 50% पाई जाती है। ये अयस्क पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र, दमूजा क्षेत्र, लोह युक्त स्लेटी पत्थरों में उत्तराखंड, गढ़वाल क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी में पाया जाता है। उसके बाद में आता है सिंडेराइट। ये जो 4th नंबर का जो लोहा क्षेत्र है, जिसके अंदर लोहा खनिज है, जिसमें एफ जो है ना, ये है उसके लिए लोहे के लिए फॉर्मूला है। यह अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयरन कार्बोनेट। इस अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है, जिसमें लोहे का अंश 10 से लेके सिर्फ 48% होता है। कितना? 10 से लेके 48% तक पाया जाता है। इसका रंग भूरा होता है। यह खनिज लोहे अयस्क का निम्न प्रकार है तथा अधिकतर जगहों पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। यह खनिज लोहे का अयस्क का निम्न प्रकार मतलब 4th प्रकार का है। ये मतलब निम्न मतलब बहुत ही कम पाया जाता है। अधिकतर जगहों पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है, मतलब आर्थिक रूप से आप इसे व्यवहारिक रूप में नहीं ले सकते हो। हैं लोह अयस्क उत्पादन के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और कौन कौन से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो लोह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है? तो छत्तीसगढ़ की बेल्लाडाली खान एशिया की वृहत्तम एकीकृत लोह अयस्क खान है। कौन सी? छत्तीसगढ़ की बेल्लाडाली खान जो है वो एशिया की वृहत्तम यंत्रीकृत लोह अयस्क खान है। यंत्रीकृत मतलब यंत्रों, इसके अंदर यंत्रों का प्रयोग ज्यादा किया गया है। यहाँ के लोह अयस्क का अधिकांश हिस्सा विशाखापट्टनम बंदरगाह में जापान को निर्यात कर दिया जाता है। देश में लोह अयस्क का कुल समुचित भंडार लगभग 33,276 मिली टन है। यहाँ के लोह अयस्क का अधिकांश हिस्सा जो विशाखापट्टनम बंदरगाह के थ्रू जापान में निर्यात कर दिया जाता है। और यह इसका कुल सिंचित भंडार का लगभग 33,276 मिलियन टन है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का क्रमशः शीर्ष स्थान है। किस किस का शीर्ष स्थान है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का सबसे शीर्ष स्थान है। भारत में लोह अयस्क की पेटियां हैं। कौन कौन सी पेटियां हैं भारत में लोह अयस्क की? तो उसमें है ओडिशा झारखंड पेटी। कौन सी? उड़ीसा और झारखंड पेटी। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोहा अयस्क पाया जाता है। पेटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि बेल्ट होता है कि इस बेल्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा, या इस बेल्ट में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। वैसे ये आप ऐसे बोल सकते हो कि जहाँ सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है वो वाली बेल्ट। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों में निकाला जाता है। इसी से संलग्न झारखंड के सिंहभूमि जिले के गुआ तथा नोवा मुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुरी पेटी है। ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुरी पेटी बेल्लारी चित्रदुर्ग
चिकमंगलुरु, तुमकुर पेटी, महाराष्ट्र, गोवा पेटी। आप इन नाम पेटियों के नाम अच्छे से याद कर लेना पहले है। तो दुर्ग दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, इस पेटी के बेल्ला डिल्ला पहाड़ी श्रृंखला कौन सी? बेल्ला डिल्ला पहाड़ी श्रृंखला में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें उच्च गुणवत्ता के लौह अयस्क में 14 जमाव मिलते हैं। कितने जमाव मिलते हैं? 14 जमाव। इसमें इस्पात बनाने हेतु तो आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इस्पात बनाने के जो सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इस खदानों का लोहा अयस्क विशाखापट्टनम से जापान में भेज दिया जाता है। मतलब जो भी अच्छी अच्छी A1 की क्वालिटी की चीजें होती है ना, वो निर्यात कर दी जाती है। बाकी जो चीजें बची हुई होती हैं वो हम लोगों के लिए रखी जाती है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुर पेटी। कर्नाटका की इस पेटी में लोह अयस्क की वृहद राशि सिंचित है। कर्नाटका में अवस्थित कुद्रेमुख की खदानें। कौन सी खदानें? कुद्रेमुख की खदानें। प्रतिशत 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप को विश्व की सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी निक्षेप माना जाता है इसे, और इसके सारा जो लोहा है वो निर्यात कर दिया जाता है। लोह अयस्क करदम तथा गारा रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। किसके द्वारा? एक पाइपलाइन है, इसका नाम क्या है? करदम और गारा रूप में पाइपलाइन जो है उसके थ्रू उसको क्या पतन के निकट भेज दिया जाता है। महाराष्ट्र गोवा, पतन मतलब बंदरगाह पर भेजा जाता है, फिर वहां से निर्यात कर दिया जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नगिरी जिले में स्थित है। इस पेटी का दक्षता से दोहन किया जाता है। इसका निर्यात मार्मा गोवा पतन से किया जाता है। कहाँ से? मार्मा गोवा जो पतन है वहां से इसका निर्यात किया जाता है। लोहा अयस्क उत्पादन, कर्म, राज्य और मात्रा। मतलब लोहा अयस्क जो है कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आता है वो पहले भी हम 2 बार पढ़ चुके हैं, अब ये तीसरी बार आया। मतलब भूगोल वास्तव में गोल गोल घुमाती रहती है, एक ही बात को एक ही टॉपिक में 2-2 3-3 बार पढ़ लो है। और मेरा जो पीपीटी बनाने वाला है वो भूगोल से भी महान है। वो सोचता मैं एक बार एक बात को 10 बार पीपीटी बना के दे दूं तो मैडम को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पीपीटी तो है तो पढ़ाएंगे तो बच्चों के दिमाग में एक बात को अगर आप एक ही क्लास में 10 बार बोलोगे तो क्लिक करती है। एक बात को मैंने एक क्लास में 10 बार बोल दिया, अगर वो 5 बार भी किसी के माइंड में क्लिक करगी तो याद आ जाएगी। तो वही सीन है यहाँ। ओडिशा के अंदर 53.82% लोहा पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के अंदर 16.27% और कर्नाटक में 15.88% और झारखंड में 9.74%। वर्तमान समय में विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? विश्व के अंदर लोहा अयस्क को भारत का चौथा स्थान है। चौथा स्थान मतलब 6.76% लोहा अयस्क निकालता है भारत है। इंडिया मिनरल्स ईयर बुक, कौन सी? इंडियन मिनरल्स इंडिया, जो 1 साल में एक बार निकलती है। 2022 के अनुसार देश में लोहा अयस्क का उत्पादन 254 मिलियन टन है। कितना है? 254 मिलियन टन। मैग्नीज, अब कौन सा जो खनन है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है? भारत में मैग्नीज क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है? ये तो है थ्योरी, और ये मैपिंग लगवाई है मैंने ताकि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। मैग्नीज, मैग्नीज के प्रगलन है के लिए मैग्नीज एक प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इसका उपयोग लोह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। लोह के मिश्र धातु यानी लोह में मिलाने के लिए भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। वह लोह इस्पात उद्योग प्रमुख कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली धातु मैग्नीज प्राय काले रंग की प्राकृतिक राख के रूप में धारवाड़ युग की अवसादी चट्टानों में पाई जाती है। कहाँ? धारवाड़ युग की जो अवसादी चट्टानें उनमें पाई जाती है। और इसे कच्चे रूप में लोहे के साथ कोई भी कुछ भी चीज बनाने में इसका कच्चे रूप में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है, और ये प्राय काले रंग का होता है मैग्नीज है। साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइड इसके प्रमुख अयस्क हैं। किसके? मैग्नीज के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? अयस्क की परिभाषा मैंने अभी आपको पीछे बताई थी ना, अयस्क किसे कहते हैं। हाँ, तो इसके मैग्नीज के अयस्क कौन से हैं? साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइड। इस शब्दों को ठीक से याद कर लेना। भारत में मैग्नीज निक्षेप लगभग सभी भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम में संबंध है। इसकी प्राप्ति पाइरोलुसाइट्स, हालेडाइट, सीटेपराइट, हाउसमेनाइट, मैग्नेटाइट, रोनोनाइट, रोडोक्रासाइट एवं जेसोपसाइट जैसे अयस्कों में भी होती है। कहाँ होती है इसकी प्राप्ति? पाइरोलुसाइट। इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। होलेडाइट, सीटेपराइट, हाउसमेनाइट,
मैग्नेटाइट, रोडोनाइट, रोडोक्रोसाइट्स एंड जेसोपसाइट जैसे एस्को में भी पाए जाते हैं। मैग्नीज लोह इस्पात तथा मिश्र फेरोमैग्नीज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन है? मैग्नीज लोह इस्पात तथा मिश्र फेरोमैग्नीज के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। इसके विविध उपायों जैसे शुष्क बैटरियों के निर्माण, मतलब मैग्नीज को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, क्या क्या बनता है उसका, तो बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में, और चमड़ा तथा माचिस उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में, कांच व रंगने, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां, पाटरी, पेंट, रंगीन ईंटें आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या क्या मैंने, चलो अंडरलाइन कर देते हैं। इसके विविध उपयोग: शुष्क बैटरियों के निर्माण, कौन सा? शुष्क बैटरी। फोटोग्राफी में प्रयुक्त लवणों में, चमड़ा तथा माचिस उद्योगों में, वस्त्र उद्योगों में, कांच के रंगने में, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पोटरी, पेंट, रंगीन ईंटें आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र है मैग्नीज उत्पादन के? उत्तर पूर्वी प्रदेश, जिसमें ओडिशा तथा झारखंड राज्य सम्मिलित है, यहाँ देश का 1/3 मैग्नीज उत्पादन होता है। कौन से हैं? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ओडिशा और झारखंड राज्य सम्मिलित है। कौन से? उड़ीसा और झारखंड उत्तर पूर्वी के अंदर है, और यहाँ पे देश का 1/3 मैग्नीज उत्पाद होता है। मध्यवर्ती प्रदेश, ये मध्य प्रदेश तथा उत्तर महाराष्ट्र के विस्तृत है। कौन सा? मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में है, जहां देश का 39 मैग्नीज प्रतिशत उत्पादन होता है। प्रायद्वीपीय भारत, इसका विस्तार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र में है। यह देश का 30% मैग्नीज उत्पादन करता है। और विश्व में कौन सा स्थान है मैग्नीज उत्पादन करने? विश्व में स्थिति, भारत की विश्व के अंदर कौन सी स्थिति है जिसमें मैग्नीज, कौन सा स्थान आता है मैग्नीज उत्पादन करने में है? तो विश्व में प्रथम 3 मैग्नीज भंडार वाले देशों में क्रमशः दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूक्रेन अग्रणी देश हैं। मैग्नीज उत्पादन करने में विश्व के अंदर सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूक्रेन अग्रणी देश है जो मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। और जबकि शेष मैग्नीज उत्पादन देशों में दक्षिण अफ्रीका प्रथम और गैबोन दूसरे व चीन तृतीय पर है। शीर्ष के ऊपर सबसे ज्यादा है पहले अफ्रीका, फिर गैबोन दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर चीन तृतीय स्थान पर है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्पात का जो विनिर्माण करते हैं ना, उसके अंदर मैग्नीज का उत्पादन, मैग्नीज को यूज किया जाता है, उत्पादन नहीं यूज किया जाता है। एवं ईंट, 1 टन इस्पात बनाने में, 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। भारत में मैग्नीज निक्षेप है तो महाराष्ट्र के अंदर भंडारा एवं नागपुर, मध्य प्रदेश के अंदर बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर व झाबुआ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर व झाबुआ में है। उसके बाद में ओडिशा, क्यूजर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालावांडी, बोलनगिरी, ढेलांगन, गंजाम, कटक। ये मैंने आपको पीछे थ्योरी में पढ़ा, अब ये टेबल रूप में दे दिया मेरे पीपीटी वाले ने। हाँ, कर्नाटका में बेल्लारी, उत्तर कन्नड़, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बीजापुर, चिकमंगलुरु, धारवाड़ व बेलगांव। कहाँ पे? बेल्लारी, वापस बोल देती हूँ, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़, शिवमोगा, उसके बाद में चित्रदुर्ग, तुमकुर, बीजापुर, चिकमंगलुरु और धारवाड़ तथा बेलगांव। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम। कहाँ पे? सॉरी, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में पाया जाता है। मैग्नीज उत्पादन एवं उत्पादन, मैग्नीज उत्पादन और उत्पादक, उत्पादन कितना होता है और उत्पादक कौन से देश है? तो प्रथम स्थान पे है मध्य प्रदेश 31.5%, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 27.14%, तृतीय स्थान पर उड़ीसा 19.1%। भंडारण 1 अप्रैल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, और 21-22 भंडारण सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? फिर भंडारण, उत्पादन कहीं और होता है किसी भी में अयस्क का या फिर किसी भी खनिज का, और उसका भंडारण दूसरी जगह हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जहाँ है, जहाँ पे उत्पादन किया गया है, जहाँ पे खनन किया है खनिज का, वहीं पे उसका भंडारण, ऐसा जरूरी नहीं है। भंडारण उसका कहीं और हो सकता है और उत्पादन कहीं और हो सकता है। तो क्रमशः भंडारण के पहले प्रथम राज्य है उड़ीसा 34%, दूसरे द्वितीय कर्नाटका 24% और तृतीय मध्य प्रदेश 12%। भारत में धात्विक खनिज, मैग्नीज का बताती हूँ पहले मैं आपको। देखो मैग्नीज का मैपिंग, मैग्नीज की जो मैपिंग थी पीछे, हाँ ये देखिए मैग्नीज उत्पादन, मैग्नीज क्षेत्र है। तो ये जो देखिए, ये जो मैंने आपको जो जो अभी मैंने थ्योरी में पढ़ाया वो सब, चित्रदुर्ग, शिमोगा, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़, धारवाड़, गोवा, रतनगिरी, छोटा उदयपुर, वडोदरा, पंचमहल, बांसवाड़ा, उदयपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, बालगिरी, कोरापुट, विशाखापट्टनम, उसके बाद बुरनोई, क्योझर, बालनिगरी, सिंह भूमि, सुंदरगढ़, हजारीबाग। ये जो सारे क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए हैं ना मैग्नीज के थ्योरी के अंदर, वो सारे ये हैं। आप अच्छे से मैपिंग के अंदर देख लीजिए ताकि आपको 2 जगह पढ़, एक ही चीज को 2-3 जगह पढ़ लोगे तो याद रहेगी, लेकिन पैटर्न एक ही रखो पढ़ने का।
एक चीज को आप 2-3 बार सुनो, सेम चीज को, लेकिन पैटर्न चेंज मत करो। पैटर्न चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम ही चीज को पढ़ो। जैसे आप एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ोगे, एक ही नोट्स को, तो अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको पढ़ने का पैटर्न चेंज कर दिया तो चीज गड़बड़ हो जाती है फिर। अलोह खनिज, अलोह खनिज कौन से हैं? अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि अलोह की परिभाषा क्या होती है, जिसके अंदर लोह तत्व नहीं होता है, जिन खनिजों के अंदर है। तो भारत में अलोह खनिजों का संचित राशि व उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है, मतलब ज्यादा भारत में इनका उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइड, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं? धातु शोधन और इंजीनियरिंग जो है, इनके अंदर ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी भारत में कमी है कौन से? ये तांबा, बॉक्साइड, सीसा और सोना है। तांबा भारत में भारत में तांबे का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल से ही हो रहा है। आपने देखा होगा प्रागैतिहासिक काल, आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, वहां पर भी तांबे का जिक्र जरूर हुआ है। इसे टीन में मिश्रित करने पर कांस्य, मतलब अगर टीन में तांबे को मिश्रित कर दो तो कांसा कहलाता है। सस्ते में और जस्ते में मिलाने पर पीतल बन जाता है। जस्ता जो है उसके साथ तांबे को मिला लो तो वो पीतल बन जाता है। और लोहे में मिलाने पर इस्पात के रूप में प्रयोग करता है। लोहे में अगर आपने तांबा मिला दिया तो इस्पात के रूप का धारण कर लेता है। देश में तांबे की प्राप्ति आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में नसों के रूप में होता है। कैसे? नसों के रूप में, जैसे अपने शरीर के अंदर नसें होती है ना, वैसे ही नसों के रूप में आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और कायांतरित चट्टानों, तीनों के अंदर तांबे का रूप होता है। इसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं। इसके प्रमुख खनिज है खनिज सल्फाइड, चेल्कोपाइराइट्स, चेल्कोसाइड्स, ब्रोनाइट्स, ऑक्साइड, क्यूरापाइट एवं कार्बोनेट, मेचेलाइट एवं एजुराइट्स हैं। भारत में तांबे के भंडार और उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब भारत में तांबा निकलता भी कम है और भंडारण भी कम ही होता है। धातु वर्धन या लचीला, तन्य और ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार, मोटर, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। तांबे का उपयोग किस लिए किया जाता है भारत के अंदर? तो लचीला, धातु वर्धन या लचीला, तन्य और ताप का सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार, मोटर, ट्रांसफार्मर तथा जनरेटर बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। आभूषणों को सरलता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ मिलाया जाता है। आभूषणों में यानी सोने की जो चीजें बनाई जाती है उसको अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कच्चा सोना जो होता है ना वो बहुत लचीला होता है, तो अगर आपको कोई आकार देना तो उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है, तो इसको उसमें मिलाते हैं, तांबे को भी है। तांबे के प्रमुख निक्षेप राजस्थान, मतलब निक्षेप का मतलब कहाँ कहाँ से तांबा को निकाला जाता है। तो राजस्थान में खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू एवं खोदरीवा अलवर के अंदर से निकाला जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर मलाज खंड क्षेत्र और बालाघाट, कहाँ से? मध्य प्रदेश में मलाज खंड और बालाघाट क्षेत्र, मलाज खंड और बालाघाट क्षेत्र में। झारखंड के अंदर सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना एवं पलामू, कहाँ से? पलामू, संथाल परगना, सिंहभूमि और हजारीबाग। आंध्र प्रदेश गुंटूर, कुर्नूल एवं नेल्लूर, कहाँ से? गुंटूर, कर्नूल और नेल्लूर। मध्य प्रदेश की बालाघाट की खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबा का निक्षेप राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाया जाता है। शीर्ष क्रम तांबा उत्पादन 3 राज्य, शीर्ष क्रम तांबा उत्पादन 3 राज्य है। तांबे के सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? जिसमें शीर्ष क्रम तांबा भंडारण 3 राज्य, तांबा का भंडारण सबसे ज्यादा कहा गया था, उसके 3 राज्य शीर्ष क्रम के जो है। तो प्रथम 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है मध्य प्रदेश 56.82%, राजस्थान 43.17%, झारखंड 0.01%, प्रथम राजस्थान 52.25%, द्वितीय मध्य प्रदेश 23.28%, झारखंड 15.14%। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 में की गई थी। देश में तांबे का अग्रणी उत्पादन 4 प्रमुख इकाइयां, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स झारखंड, मलाज खंड कॉपर कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश, तलोजा कॉपर कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र। कौन सा? तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट महाराष्ट्र। बॉक्साइड, अब हम बढ़ेंगे बॉक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी मैग्नीज पढ़ा, तांबा पढ़ा, उसके बाद में सेकंड नंबर है बॉक्साइड जो अलोह तत्व है।
बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में किया जाता है। ये कोई विशेष खनिज नहीं है, बल्कि एक शेल है जिसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है। क्या है? एक विशेष खनिज नहीं है, बल्कि एक शेल है जिसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड मौजूद है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफेद अथवा लाल रंग का होता है। यह रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। बॉक्साइड मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। कहाँ पे? टर्शियरी जो निक्षेप होते हैं वहां पे बॉक्साइड पाया जाता है। लेटेराइट चट्टानों से संबंध है। किससे संबंध है? लेटेराइट चट्टानों से। यह अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिरूप है जिसमें सिलिका का निक्षेपण होता है। क्या होता है? ये अवशिष्ट अपक्षय का प्रतिफल है। किसका? अपक्षय का प्रतिफल है जिसमें सिलिका का निक्षालन होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिनियम का अंश 55 से 65% तक होता है। बॉक्साइड में एल्यूमिनियम जो है वो 55 से 65% होता है। यह विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत व पठारी क्षेत्रों व पर्वतीय श्रेणियों के साथ साथ देश के तटीय भागों में, मतलब पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, और देश के तटीय प्रदेश है वहां पे भी ये पाया जाता है। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त होता है। मतलब अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेकिन कले जैसा जो दिखता है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी मजबूती के साथ साथ अत्यधिक हल्का व ऊष्मा का विद्युत चालक है। क्या है? हल्का ऊष्मा का विद्युत चालक भी है। इसमें अत्यधिक घातवर्धन भी पाए जाते हैं। बॉक्साइड के प्रमुख उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे बॉक्साइड सबसे ज्यादा भारत के अंदर पाया जाता है? तो है कालाहांडी व संबलपुर। कालाहांडी और संबलपुर कहाँ है? ओडिशा के इसके अंदर है। हाँ, ओडिशा में ही है। ओडिशा और कालाहांडी संबलपुर उड़ीसा में है, जहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। झारखंड लोहरदंगा जिले की पेटलेट्स है। गुजरात भावनगर और जामनगर। गुजरात में कहा? भावनगर और जामनगर। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक के जो पठार है छत्तीसगढ़ में, वहां पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट। मध्य प्रदेश जो कटनी, जबलपुर और बालाघाट, इन 3 जगह पर पाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर कोलावा, थाने, रत्नगिरी, सतारा, पुणे था कोल्हापुर। कहाँ पे? कोलावा, थाने, रत्नगिरी, सतारा, पुणे था कोल्हापुर। बॉक्साइड उत्पादन एवं भंडारण शीर्ष 4 राज्य। बॉक्साइड के उत्पादन और भंडारण, मतलब कहाँ उत्पादन बॉक्साइड का सबसे ज्यादा है और भंडारण कहाँ सबसे ज्यादा होता है, उसके शीर्ष 4 राज्य। यानी सर आपको शीर्ष 4 राज्यों के नाम याद करने हैं। उसके अंदर आता है क्रमशः उत्पादन ओडिशा 73.13, गुजरात 8.097, झारखंड 8.04, छत्तीसगढ़ 4.70। और भंडारण कहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है? तो उड़ीसा के अंदर 41%, तो सेम ही दे रखा है। छत्तीसगढ़ के अंदर 20 और आंध्र प्रदेश प्रतिशत 1 अप्रैल 2020 के 1 अप्रैल 2020 के अकॉर्डिंग प्रतिशत में दे रखा है ये, क्योंकि यहाँ लगा नहीं रखा ना प्रतिशत, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं लगा देती हूँ। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर 12% और गुजरात 8%। विश्व में बॉक्साइड के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है विश्व में बॉक्साइड के उत्पादन में? भारत का 5वां स्थान है। और जबकि एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का तीसरा। एल्यूमिनियम जो है तीसरे स्थान विश्व में, ऑल ओवर विश्व में तीसरे स्थान पर है, और बॉक्साइड का है 5वें स्थान के ऊपर है। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? तो अब्रक एक ऐसा खनिज है, अब्रंक, ये अधात्विक खनिज। अब्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटो अथवा क्षैतिज क्रम में पाया जाता है। कहाँ? प्लेटो अथवा क्षैतिज क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन या विभाजन आसानी से हो जाता है। किसमें? चादरों में। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। यह पारदर्शक तथा लचीला होता है। अब्रक का उपयोग मुख्यतः विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। इसे पतली चादरों में विघटित किया जा सकता है जो बहुत कठोर और सुनन्य होती हैं। अब्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय व कांतरिक चट्टानों में कई रंगों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कई रंगों में ये पाया जाता है। सफेद, गुलाबी, हरा, लाल। कौन से रंगों में? सफेद, गुलाबी और हरा लाल चट्टानों के रूप में ये पाया जाता है। एक जटिल सिलिकेट यौगिक है। क्या है? जटिल सिलिकेट यौगिक है। इसमें पोटेशियम, सोडियम और लिथियम पाए जाते हैं जैसे क्षारीय पदार्थ। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम जैसे क्षारीय पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अभ्रंग 3 मुख्य किस्में। अभ्रंग की किस्में कितनी है? 3 प्रकार की किस्में, यानी 3 किस्में हैं उसकी पाई जाती है। श्वेत अभ्रंग, पीत अभ्रंग और श्याम अभ्रंग। कौन से? श्वेत यानी सफेद रंग का, पीत यानी पीला, श्याम यानी नीला। श्याम कलर होता है ना, उनका श्याम कलर बोलो तो कृष्ण जी का कलर श्याम है। हाँ, वैसे ही। उपनाम
श्वेत अभ्रंग का उपनाम है मस्कोवाइट्स। यह रूबी अभ्रंग भी कहलाता है। सफेद धारियों वाला यह अभ्रंग उच्च किस्म का होता है। उपनाम फ्लोगोपाइट है। श्याम अभ्रंग उपनाम बायोटाइट है। बायोटाइट अभ्रंग का रंग गुलाबी होता है। अभ्रंग के उत्पाद में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, अभ्रंग के उत्पाद में भारत जो प्रथम स्थान के ऊपर है। यहाँ विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म के अभ्रंग 60% से भी अधिक उत्पादन किया जाता है और उत्पादन का अधिकांश हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। भारत में अभ्रंग मुख्यतः आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है भारत में अभ्रंग? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में पाया जाता है और उड़ीसा में भी पाया जाता है। इसके पश्चात से झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। अभ्रंग के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादन है। राजस्थान में अभ्रंग के निक्षेप अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की निल्लोर अभ्रंग पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादन पेटी है। कर्नाटका के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नगिरी तथा महाराष्ट्र के रत्नगिरी तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुर जिलों में भी अभ्रंग के निक्षेप पाए जाते हैं। टीन, अब है नेक्स्ट है टीन। टीन कहाँ कहाँ पाया जाता है? टीन का प्रयोग प्राय टीन की चादरें बनाने और शोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है। क्या? टीन की चादरें और शोल्डरिंग उद्योग में टीन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है। भारत में टीन का भंडार सीमित मात्रा में, मिश्र धातुओं में इसका प्रयोग होता है और भारत में इसका भंडार बहुत कम है, यानी सीमित मात्रा में, मतलब लिमिटेड है। टीन एस का प्राय संपूर्ण भंडार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, बिस्तर नहीं है, बस्तर जिला का, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिले में तथा भारत का लगभग संपूर्ण टीन उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। मतलब एक बस्तर जो जिला है उसी के अंदर छत्तीसगढ़ का इसका टीन का उत्पादन होता है, बाकी भारत के अंदर कहीं नहीं होता है। चूना पत्थर, चट्टानी खनिज, चूना पत्थर के निक्षेप अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं तथा यह प्रीकैम्ब्रियन काल का से लेकर आज तक केवल गोंडवाना को छोड़कर सभी भौगोलिक रचना में व्याप्त है। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट, लोहा, अयस्क, इस्पात, चीनी, कागज, उर्वरक और फेरोमैग्नीज उद्योगों में किया जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ? चूना पत्थर जो हो कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पे? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। कैसे? चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का आधारभूत, मतलब कि अगर सीमेंट नहीं है देश में, खत्म हो गया, तो आप चूना पत्थर पे उसको यूज कर सकते हो है। तथा लोहा प्रगलन की भट्टियों में के लिए अनिवार्य है। लोहा प्रगलन की जो भट्टियां उनके लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर में मिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस तथा सल्फर लघु मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अन्य प्रमुख खनिज संसाधन और कौन कौन से अन्य प्रमुख में है? हमने धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, अब आगे अन्य खनिज प्रमुख संसाधन कौन कौन से हैं? अन्य प्रमुख संसाधन में आप किस किस को समझते हो भाई? बता सकता है कोई कि अन्य प्रमुख संसाधन जो है वो कौन कौन से हैं? सोना जो वो अन्य प्रमुख संसाधन के अंदर आता है। सोने की गणना बहुमूल्य धातुओं में की जाती है। इसका प्रयोग बैंकिंग में आदान प्रदान के रूप में एवं आभूषणों के निर्माण में किया जाता है। बैंकिंग में आदान प्रदान और आभूषण के रूप में, ये तो कॉमन है कि सबको पता है कि आभूषण बनते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है, ये भी कॉमन है। ये कभी भी शुद्ध रूप में नहीं मिलता, वरना इसमें चांदी व अन्य धातुओं के अंश मिले रहते हैं। जब आप जेवर बनाते हो तो शुद्ध रूप में नहीं मिलते, उसके अंदर कोई और मिलावट, तभी वो आकार लेता, नहीं तो आकार नहीं लेगा, क्योंकि पेवर सोना जो होता है बहुत पतला होता है। भारत में ये छोटे कणों के रूप में नदियों की रेत में भी मिलता है। देश का अधिकांश स्वर्ण अयस्क धारवाड़ शिष्ट शैलों में क्वार्टज की शिराओं में प्राप्त होता है। कहाँ होता है ये याद कर लेना। इतना जो है, भारत में 3 प्रमुख सोने की खानें हैं।
कोल्लार खान मैसूर के अंदर कर्नाटका में है, हट्टी खान रायचूर में है, रामगिरी खान अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश के अंदर है। हट्टी खान रायचूर में, याद कर लेना। प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना, नदी के बालू और औषधि से प्राप्त होने वाले को प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना है। जलोढ़ मिट्टी का था ना, तो उसको कनेक्ट कर लेना, जलोढ़ मिट्टी है ना। हाँ, तो जो प्लेसर अवसादी निक्षेप से प्राप्त नदियां को कनेक्ट करना जलोढ़ से, फिर बालू और अवसादी निक्षेप से प्राप्त होने वाले को प्लेसर अथवा जलोढ़ सोना कहते हैं। झारखंड राज्य की स्वर्ण रेखा नदी में प्लेसर सोना पाया जाता है। स्वर्ण नदी नाम से देख लो, स्वर्ण सोना है। प्लेसर सोना झारखंड के सिंह भूमि जिले में तथा छोटा नागपुर पठार के अन्य भागों में पाया जाता है। झारखंड की सिंह भूमि और छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की नसों में रूप में पाया जाता है। आग्नेय व कायांतरित चट्टानों की नसों यानी फैला हुआ पाया जाता है, उसके अंदर है। देश में सोने की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है, इसके कारण इसकी मांग और सॉरी मैंने आपको बता रखा है मेरी तबीयत खराब चल रही 4-5 दिन से। देश में सोने की बहुत कम मात्रा प्राप्त होती है, जिसके कारण इसकी मांग और मूल्य दोनों ही तेज है। मतलब मांग भी ज्यादा है और भाव भी बहुत ज्यादा। अभी तो 1.5 लाख चल रहा है, वो भी मोदी जी ने रोक लगा दी कि सोना मत खरीदो, तब 1.5 लाख चल रहा है। अगर खरीदते रहते तो और बढ़ जाता है। सोने के उत्पादन व भंडारण में कर्नाटक सबसे अग्रणी राज्य है। हट्टी गोल्ड माइन कंपनी, कौन सी? हट्टी गोल्ड माइन कंपनी भारत की एकमात्र सोना उत्पादन कंपनी है। भारत में सोने का लगभग 90% भाग कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ होता है? 90% भाग कर्नाटक राज्य में। हीरा एक अत्यंत मूल्यवान खनिज है जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। किसका? शुद्ध एवं प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना जाता है, कठोर। यह कार्बन का अवरूप है, कार्बन का अवरूप है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शीर्ष हीरा भंडारण राज्य है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शीर्ष हीरा भंडारक राज्य है। हीरा मुख्यतः बुंदेलखंड के विंध्यन क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के कर्नूल, अनंतपुर तथा कर्नाटका के रायचूर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला भारत में हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना भी एक हीरा है और जिले का नाम भी है पन्ना। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला वो भारत में हीरे के लिए उत्पादन के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत का नाम अत्यंत प्राचीन काल से ही हीरे के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। भारत का नाम हीरे के लिए प्रसिद्ध रहा, क्यों? कोहिनूर का जो हीरा है वो अपने ही भारत का हीरा है, इसलिए हमेशा से ही भारत इसके लिए फेमस रहा है। प्राचीन काल में गोलगुंडा की खान से निकला गया कोहिनूर हीरा सदियों से आकर्षण का केंद्र रहा है। कौन सा? कोहिनूर हीरा। जिप्सम, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जिप्सम कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है। क्या है? हाइड्रेट सल्फेट। तथा यह सफेद अपारदर्शी खनिज के रूप में अवसादी शेल जैसा चूना पत्थर, बालूकास्म तथा स्लेटी पत्थर समूहों के संस्तर में पाया जाता है। इसका उपयोग अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने में तथा नाइट्रोजन चौक, सीमेंट, गंधक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पार्टीशियन ब्लॉक, सीट, प्लास्टिक तथा इंसुलेटिंग बोर्ड आदि के निर्माण में किया जाता है। राजस्थान एवं गुजरात प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य है। कौन से? राजस्थान और क्या कहते हैं, गुजरात, दोनों पास पास में ये प्रमुख राजस्थान जिप्सम उत्पादन के क्षेत्र हैं। क्रोमाइड, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमाइड। क्रोमाइड लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है। किसका है? लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड है, क्रोमाइड है, जो आग्नेय शैलों में पाया जाता है। कौन सी शैलों में पाया जाता है? आग्नेय शैलों में। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट, नमक, चमड़ा, सफाई और रंगाई आदि के निर्माण में किया जाता है। लोहा एवं क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाले खनिज क्रोमाइड में 68% क्रोमिक ऑक्साइड तथा 32% लोहा ऑक्साइड है। इस खनिज का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्यों एवं रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। देश में क्रोमाइड का कुल भंडारण लगभग 332 मिलियन टन 1 अप्रैल 2020 है, जो ओडिशा, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटका, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में विस्तृत है। वर्ष 2021-22 में क्रोमाइड के लिए ओडिशा एकमात्र उत्पादक राज्य बना रहा। क्रोमाइड का उत्पादन पिछले 2,830,000 टन की तुलना में वर्ष 2021-22 से 3,786 हो गया है। ओडिशा का क्रोमाइड के उत्पादन में एकाधिकार है। यहाँ सुकिंडा, कटक जिला, नौसाही, क्योंझर जिला, मोलाभया और मरुआबिल क्षेत्र हेकानल जिला से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त कर्नाटका एक महाराष्ट्र राज्य तक भी प्रमुख क्रोमाइड उत्पादक राज्य। कौन से? कर्नाटका और महाराष्ट्र जो वो भी प्रमुख क्रोमाइड उत्पादन राज्य हैं। सीसा इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं सीसा मुख्यतः रेवेदार शैलों की नसों में
जस्ता क्रोमाइड तथा चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, मेरी क्लास अगर आप लोग ले रहे हो और अगर लो ना तो फुल फोकस आपका पढ़ाई पे होना चाहिए और किसी पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हो। हैं, हम कोई वनडे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो आपको बेसिक्स पढ़ा दिया और बाकी चीजें स्किप कर दी और टाइम पास कर लिया हंसी मजाक करके। नहीं नहीं, हम लोग सिविल सर्वेंट है, हमें सीरियस होना जरूरी है। अगर हम मजाक करेंगे ना तो लाइफ हमारा मजाक बना देगी। ठीक है, इसलिए हमें खुद का मजाक नहीं बनवाना है, हमें सीरियस होकर पढ़ना है और सारी चीजें बारीकी से पढ़नी, क्योंकि हमें बेसिक्स नहीं पढ़ना। हम वनडे एग्जाम नहीं देने जा रहे, हमारी प्रोसेस लंबी है, प्रीलिम्स करना है, मेंस करना है, इंटरव्यू करना है, और तीनों में से अगर एक भी अटके तो वापस वही फर्स्ट वाले स्टेज पे आ जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्रीलिम्स कर लिया, मेंस में रह गए, वापस फिर प्रीलिम्स दो, आपने प्रीलिम्स मेंस कर दिया, इंटरव्यू में रह गए, फिर वापस प्रीलिम्स दो। है तो अपनी प्रोसेस थोड़ी सीरियस टाइप की है, तो हमको सीरियस होकर बैठना है क्लास के अंदर। हम पढ़ाई के अलावा किसी और चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं कि हम हंसी मजाक करके और ऐसे बेसिक्स पढ़ के नहीं जा सकते, क्योंकि एग्जामिनर अपने सिलेबस के अंदर कहीं से भी, सिलेबस से अगर उसने क्वेश्चन पूछा तो हम मना नहीं कर सकते, कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि उसने सिलेबस जो दिया उसमें से पूछा है। तो उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते कि आपने क्वेश्चन कैसे पूछा। ठीक है, कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते उसके अंदर से, क्योंकि सिलेबस से दिया है उसने, जो उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है सिलेबस का वहां से दिया है। तो अपन को सीरियस होकर पढ़ना है यहाँ पे कि भाई एक एक चीज मैडम पढ़ा रही है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है क्वेश्चंस कहाँ से पढ़ रहे हैं, यूपीएससी किस पैटर्न पे जा रहा है, और फिर पीछे पीछे पीसीएस भी उसी के पैटर्न पे चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ टाइम पास करने के लिए मत बैठो, टाइम पास करने के लिए और बहुत सारी जगह होंगी, वहां चले जाइए। यहाँ अगर किसी को पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़ेगा, यहाँ जो क्लास लेगा वो सीरियस ले होकर क्लास लेगा, क्योंकि हम देश के निर्माता बनने जा रहे हैं। ठीक है, कोई मजाक नहीं करने जा रहे हैं। तो अगर सीरियस होकर तैयारी करोगे तभी आगे जाके कुछ करोगे ना। तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं अच्छे से एक एक शब्द पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। है, मैं मेहनत कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स भी मेहनत करें, सारा अच्छे से करके आए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस आएंगे और फिर मैं क्लिप लगाऊंगी काट के, ये देखो मैंने इस टॉपिक के अंदर ये चीज पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन उठाया यहाँ से। अगर आप नहीं करके, ये आपकी गलती है। तो मैं अगर मेहनत कर रही हूँ पढ़ाने में, तो आपको भी मेहनत करनी है पढ़ने में। है, तो फोकस्ड होके पढ़ना है आपको। ठीक है, छोड़ नहीं सकते हम, बेसिक्स नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें 3 स्टेज पार करनी है। अगर आप प्रीलिम्स में वो चीज छोड़ दोगे तो आपको मेंस में पढ़नी पड़ेगी। अगर मेंस में छोड़ दोगे तो इसमें से क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछ लिया फिर क्या करोगे। तो अपन छोड़ नहीं सकते, हमें 3 स्टेज पार करनी है। तो बेटर है हम पहली स्टेज में पढ़ लें, ताकि बाकी 2 में टेंशन नहीं रहेगी कि हम नहीं पढ़ानी है, छोटा है, अगर इसी में से पूछ लिया तो वो टेंशन रहती है फिर दिमाग में, जो छूट जाता है उसकी ज्यादा टेंशन रहती है। इससे बेटर हम अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष करके चले, ताकि हमें कोई टेंशन ही नहीं हो। ये इतनी रामलीला मैंने इतनी इसलिए गाई है कि सीरियस होके पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको मस्ती मजाक करनी है ना तो लेक्चर में मत करो। आप 24 घंटे का एक दिन होता है, उस 24 घंटे में सिर्फ एक टाइम डिसाइड कर लो, 1 घंटा या 2 घंटा, उस वक्त आप मस्ती मजाक कर लो। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो ना, उस वक्त आप फोकस होकर वही काम करो कि अगर मैं 2 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ, मैं 1 घंटे का लेक्चर ले रही हूँ, मैं 3 घंटे का ले रही हूँ, 6 घंटे का ले रही हूँ, तो उस वक्त आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। मौज मस्ती पे या मोबाइल पे या फालतू की दोस्तों में, इसमें उसमें गॉसिप्स में, इनमें नहीं होना चाहिए। आप उन चीजों के लिए अलग से टाइम निकाल लीजिए, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, तो उस वक्त सिर्फ पढ़ना है। उस शेड्यूल के अंदर आप 2 घंटे या 1 घंटे अपनी मस्ती के लिए अलग से रख लीजिए कि हमें इस वक्त गॉसिप्स करने हैं, दुनिया भर की चुगलियां करनी है, या फिर मोबाइल देखना है, या गाने सुनने हैं, या फिर कुछ भी करना है ना, वो जो कुछ करना है उसके लिए अलग से टाइम डिसाइड कीजिए 24 घंटे में से कि 1 घंटे 2 घंटे हमें वहां देने, ताकि आप ऐसा टाइम इसलिए बनाइए कि आप फिर उसमें फुल फोकस दे सको। अगर आप पढ़ रहे हो तो वहां पे भी आपका फुल फोकस पढ़ाई पे ही रहेगा, और अगर आपने दिन में से 1-2 घंटे गॉसिप्स वगैरह करने के लिए कर रहे हो तो फिर आपका पूरा फोकस उस गॉसिप्स में ही रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप जब पढ़ रहे हो तो आपका ध्यान गॉसिप्स वगैरह फालतू की बातों में, और जब फालतू की बातें कर रहे हो तो ध्यान पढ़ाई पे आ रहा है कि यार पढ़ना भी है, घर जाना है। नहीं, जो काम कर रहे हो 24 घंटे में फोकस उसी पे रखो, ताकि आप हर चीज को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप दिन में से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 घंटे फोकस पढ़ाई पे रखो, तो आप उस पढ़ाई को भी एंजॉय करोगे। और उसी 24 घंटे से आपने 2 घंटे गॉसिप्स के लिए या मौज मस्ती के लिए एंजॉय के लिए डिसाइड कर रखा आपने डेली कि मुझे 2 घंटे करना ही, तो आपका फुल फोकस वहां रखो, ताकि उसे भी एंजॉय कर पाओगे आप फिर। है, तो जितनी, मेरे कहने का सारांश ये है कि जितनी देर बैठो ना, उस वक्त आपका फोकस पूरा पढ़ाई के अंदर होना चाहिए, किसी और चीज में नहीं होना चाहिए। जो काम आप करने बैठे हो ना, अगर आप इंजॉय भी 2 घंटे कर रहे हो 24 घंटे में से, तो आप इंजॉय भी फुल फोकस करके करो, ताकि आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने अगर 2 घंटे इंजॉय भी किया है ना, तो वो भी मैंने पूरा इंजॉय किया है। ठीक है, कसर नहीं छोड़ी उसमें भी मैंने। और अगर मैं 8 घंटे पढ़ने भी बैठा हूं तो वो भी मैंने पूरा पढ़ाई भी जो की पूरी इंजॉय करके पढ़ाई करी है। हाँ, तो उसमें भी मैंने 8 घंटे कसर नहीं छोड़ी। जो एक शब्द भी मुझे बताया गया ना टीचर ने, फैकल्टी ने, या मुझे एक शब्द भी बताया है, वो मेरे दिमाग में है, मैं भूला नहीं हूं। इसलिए 24 घंटे में से शेड्यूल बना लो हर चीज का।
आपको जिसमें इंटरेस्ट, अगर आपको गाने सुनने में भी इंटरेस्ट ना, तो उसका भी आधा घंटा शेड्यूल बना लो कि मुझे आधे घंटे गाने ही सुनना है, लेकिन वो काम सिर्फ उस वक्त वही करना है, दिमाग को और जगह नहीं रखना है। ऐसे नहीं आपकी बॉडी यहाँ है और दिमाग और कहीं है, तभी सारी चीजें गड़बड़ तभी होती है। इंसान की बॉडी कहीं होती है, फिजिकली इंसान कहीं और होता है, मेंटली कहीं और होता है, सारा गड़बड़ काम ही होता है। हाँ, अब मुझे कैसे पता है? मैं भी तो इंसान ही हूं ना, कोई अलग ग्रह से तो आई हूं नहीं, यहीं से हूं या आप लोगों के बीच में ही रहती हूँ। तो ये सारी जो इतना भाषण आपको मैंने सुनाया है ना, ये जो इतना मोटिवेट किया, ये बोलो, ये इसलिए कि मैं जिस डीपली तरीके से पढ़ा रही हूँ ना, इसी तरीके से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं फिर यहाँ से उठा के डालूंगी क्लिप। ये देखो मैंने इस टॉपिक में इतनी तारीख को इस वीडियो में ये चीज डाली है, क्यों नहीं करके आए आप लोग? वो आपकी गलती है। क्यों? आप अपना टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, और आपके पीछे आप अकेले नहीं लगा रहे हो, आपके पेरेंट्स भी लगा रहे हैं। वो भी उम्मीदें करके बैठे होंगे घर के अंदर कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया हुआ है, मेरी बेटी पढ़ने के लिए गई है और फलाना काम करके आएगी। उन्होंने आपको साल दे दी, 2 साल दे दी, 3 साल दे दी, वो आंखें लाल हो गई होंगी उनकी देख देख के कब आएंगे वो लोग। ठीक है, वो भी सब आप अकेले अपने सपने पाल के नहीं बैठे हो, आपके पीछे अपनी जो आपके टीचर्स भी अपने सपने पाल के बैठे हैं, आपके पेरेंट्स भी बैठे हैं, आपकी सोसाइटी भी बैठी है। हाँ, जो आपको चाहने वाले हैं ना, वो सारे आपके पीछे सपने पाल के बैठे हैं, आप अकेले नहीं बैठे हो। इसलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि जो करो फोकस करके करो। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा जरूरी, हर चीज जरूरी होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, पागल हो जाओगे आप, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। इसलिए मैं खुद डिप्रेशन में रही हूँ, क्योंकि मैं भी 24 घंटे पागलों जैसे पढ़ती थी। हाँ, इसलिए 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। आप टाइम डिसाइड करो, आप 24 घंटे में से 1 घंटे 2 घंटे मौज मस्ती का डिसाइड करो। मैं मना नहीं कर रही कि आप मत करो, करो आप है, लेकिन वो टाइम सिर्फ उसी चीज को दो, फिर ध्यान कहीं और मत भटकाओ। ऐसा नहीं पढ़ने के टाइम पे आपका दिमाग मौज मस्ती में, मौज मस्ती के टाइम आपको टेंशन हो कि यार जाके पढ़ना है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे, ना तो मौज मस्ती हो पा रही है, ना आपका एंजॉयमेंट हो पा रहा है। इसलिए हर चीज का टाइम डिसाइड करो, कोई समस्या नहीं है। आपको गाने सुनने का भी शौक, आपको मूवी भी देखनी है, तो अभी 3 घंटे की मूवी होती है, उसको 2x पर लगाइए, 1.5 घंटे में खत्म कर दीजिए और देखिए। क्योंकि मूवी से भी कुछ ना, सीखने वाला इंसान हर चीज से सीखता है। इसलिए समस्या कुछ भी नहीं है कि आप ये मत करो, अच्छा काम होना चाहिए, बुरा नहीं। आप जाके कर को ड्रग्स लेने लग जाओ, वो तो गंदी चीज है। ठीक है, और ऐसा कुछ पता लगे तो मैं भी लित्तर मारूं फिर, है तो ऐसा तो नहीं, लेकिन अच्छा काम होना चाहिए। है, आपको मौज मस्ती करनी है वो कीजिए, लेकिन वो अच्छी वाली मौज मस्ती होनी चाहिए। आप जाके सुट्टे ले रहे हो, आप सिगरेट पी रहे हो, ऐसे काम करोगे तो लित्तर तो मारेगी फैकल्टीज कोचिंग में, लित्तर मारेंगे घर में पेरेंट्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो करना नहीं है। लेकिन बाकी अगर आपको जैसे गॉसिप्स करनी है, या फिर क्या कहते हैं वो गाने वाने सुनने हैं, मूवीज देखनी है, वो करो, तो आप उसके लिए टाइम डिसाइड करके रखो, कोई समस्या नहीं है। जरूरी है वो चीजें भी, लेकिन जितनी देर आप पढ़ो ना, कम से कम चाहे 8 घंटे पढ़ो दिन में, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, उस वक्त सिर्फ फोकस्ड रहो। ठीक है, बाकी काम बाद में। इधर आ जाओ। है, प्री कैम्ब्रियन और विश्व चूना पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये सीसा प्री कैम्ब्रियन की जो शैलें हैं उसके अंदर, और विश्व चूना पत्थर के अंदर भी, विषय चूना पत्थर के अंदर भी पाए जाते हैं। सीसा वायुमंडलीय संरक्षण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। सीसा जो वो वायुमंडलीय संरक्षण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। यही कारण है कि इसे लोहे की चादरों पर लेपन, केबलों के आवरण और अम्लीय टैंकों के अस्तरण हेतु प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है इसे? लोहे की चादरों पर लेपन, केबलों के आवरण और अम्लीय टैंकों के अस्तरण हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे बैटरी, पेट, युद्धोपकरण एवं गैसोलीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे आसानी से धातुओं के साथ मिलाकर कठोर मिश्रण धातु बनाई जाती है। कौन सी? कठोर मिश्रण धातु। सीसा अयस्क मुख्य गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यह प्राय चांदी एवं जस्ते के साथ मिला हुआ रहता है। यह विद्युत का कुचालक होने के कारण विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है। किसे? विद्युत का कुचालक, इसलिए इसे विभिन्न उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। जस्ता अयस्क, सीसा एवं जस्ता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जस्ता अयस्क। सीसा और जस्ता अयस्क प्राय अवसादी शैलों की रंध्रों में पाए जाते हैं। कौन सी शैलों के? अवसादी शैलों के जो रंध्र है उसमें पाए जाते हैं। जस्ता की प्राप्ति जिंक सल्फाइड और केलोमीन, जिंकाइड, वेलेमाइड और हेमीमोरफाइड से होती है। जस्ता की प्राप्ति जिंक सल्फाइड एवं केलेमीन, जिंकाइड, वेलेमाइट और हेमीमोरफाइड से होती है। यहाँ लोहे को जंग से बचाने के लिए पॉलिश करने, मिश्रित धातु बनाने, शुष्क बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर उपकरण, दवाई, बॉयलर, फोटो एनग्रेवियन ब्लॉक बनाने आदि में इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान का देश में जस्ते में भंडार उत्पादन में दृष्टि का एकाधिकार है। मतलब राजस्थान के अंदर जस्ता सिर्फ राजस्थान में होता है। एकाधिकार का मतलब होता है सिर्फ उसी में होता है, राजस्थान में होता है। जहाँ जावर क्षेत्र की देश का सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा? जावर क्षेत्र। जस्ता जय दोनों कनेक्ट कर लेना।
जस्ता के दो प्रमुख पेटियां कौन सी है? पिपली खान में बरला खान तक, पिपली खान से लेके बरला खान तक दो पेटियां। मेचिया मागरा व बलारिया क्षेत्र, कौन सा? मेचिया मागरा और बलारिया क्षेत्र। जस्ता जमाव के नए क्षेत्र भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिला में पाए जाते हैं। जमाव के नए क्षेत्र भीलवाड़ा। चांदी जो है, चांदी अक्सर अम्लीय आग्नेय शिलाओं में से सीसा, जस्ता, तांबा आदि के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग आभूषण, सिक्कों और सजावट की वस्तुओं के निर्माण में होता है। किसका होता है? अब आपको पता है चांदी का उपयोग किस लिए किया जाता है? सिक्के भी बनाए जाते हैं, सजावट की वस्तुएं बनाई जाती है। देश में राजस्थान, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के जस्ता खाने चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जो जस्ता खाने राजस्थान में, वो चांदी के उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसके बाद कर्नाटका, कोल्लार और हट्टी की स्वर्ण खदानों से। झारखंड की सिंह भूमि, धनबाद और दुमका जिले। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा, गुंटूर, कुर्नूल और विशाखापट्टनम राज्यों का स्थान है। कौन सा है? कुडप्पा, गुंटूर, कुन्नूर और विशाखापट्टनम किसकी? आंध्र प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसके बाद ग्रेफाइड, कायांतरित शैलों में मिलने ग्रेफाइड, कायांतरित शैलों में मिलने वाली कार्बनिक संरचना में ग्रेफाइड को प्राप्ति होती है। कहाँ पे? कार्बनिक संरचना में। इसे काला सीसा एवं पलगम्बो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सीसा एवं प्लम्बगो। इसके साथ सिलिका और सिलिकेट जैसी अशुद्धियां भी पाई जाती है। क्या होती है? सिलिका एवं सिलिकेट जैसी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। इसका उपयोग पेंसिलों की लेड बनाने तथा परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। पेंसिलों की लेड बनाने तथा परमाणुओं के रिएक्टरों की मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट उत्पादन मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल और झारखंड के और कर्नाटक में पाया जाता है। बायराइट्स, क्या है? बायराइट्स। फिर है टाइटेनियम, यह बेरियम सल्फेट का खनिज रूप है। बेरियम जो सल्फेट है उसी का ये खनिज रूप है बायराइट्स। विश्व में इसका लगभग 90% उत्पादन तेल कुओं की ड्रिलिंग के काम आता है। कि तेल के जो कुएं होते हैं उसकी ड्रिलिंग पे इसका काम आता है। भारत बायराइट्स के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। कहाँ पे है भारत? विश्व में दूसरे स्थान पर है, 13.54% रहता है। अकेले आंध्र प्रदेश में बायराइट्स 92% पाया जाता है। अकेला आंध्र प्रदेश जो वहाँ 92% पाया जाता है। यहाँ कुडप्पा जिले में स्थित मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बायराइट्स भंडार है। कौन सा? मंगमपेट भंडार जो है विश्व का एकमात्र, कुडप्पा जिले के अंदर। कुडप्पा जिला आपको पता है कहाँ पे है? मंगमपेट भंडार विश्व का सबसे एकमात्र बायराइट्स भंडार है। टाइटेनियम क्या है? यह धातु का लड़ाकू विमान, इस धातु का उपयोग लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत, अंतरिक्ष यान व परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है टाइटेनियम का उपयोग? लड़ाकू विमान, मिसाइल, युद्धपोत और अंतरिक्ष यान व परमाणुओं के जो परमाणुओं के रिएक्टरों में उपयोग किया जाता है। 1 मार्च 2011 को केरल में इस धातु के उत्पादन के लिए देश का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 1 मार्च 2011 में इसके उत्पादन के लिए केरला में पहला कारखाना बनाया गया था। काइनाइट क्या है? अभी काइनाइट ये कायांतरित शेल में पाए जाते हैं। कहाँ कायांतरित शेल में पाया जाता है? इसका प्रयोग धातु कर्मिक उद्योगों, मृत्तिका, रिफ्रैक्टरी, शीशा तथा विद्युत उद्योगों में किया जाता है। भारत विश्व में यूएसए के पश्चात काइनाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। क्या है? भारत विश्व में यूएसए के पश्चात काइनाइट, पहले यूएसए उसके बाद में भारत इसका दूसरा उत्पादक है विश्व में। काइनाइट भंडारण झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। कहाँ? झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। देश का लगभग संपूर्ण काइनाइट उत्पादन इन्हीं 3 राज्यों में पाया जाता है। कहाँ पे? इन्हीं 3 राज्यों में। सिलिमेनाइट का उपयोग मृत्तिका उद्योग, धातु विज्ञान, शीशा। सिलिमेनाइट का उपयोग मृत्तिका उद्योग, धातु विज्ञान, शीशा, रिफ्रैक्टरी, ऑटोमोबाइल तथा सीमेंट उत्पादन के लिए किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह उच्च तापमान को भी सह सकता है। भारत शीर्ष सिलिमेंट उत्पादक देश है। भारत जो है वो शीर्ष सिलिमेंट यानी पहला उत्पादक देश है विश्व में। ओडिशा सिलिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा देश के कुल उत्पादन में इसकी भागीदारी लगभग 50% है। उड़ीसा सिलिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में कम से कम 50% इसकी भागीदारी है। मैग्नेसाइट का प्रयोग रिफ्रैक्टरी ईंट, विशेष किस्म की सीमेंट, टाइल्स, अग्निसह फर्श बनाने आदि में किया जाता है तथा इसका उपयोग मैग्नीशियम के निष्कर्षण एवं इसका उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नेसाइट का। मैग्नीशियम अलग है, मैग्नेसाइट अलग है।
तो मैग्नेसाइट का प्रयोग रिफ्रैक्टरी ईंट, विशेष किस्म की सीमेंट, टाइल्स, अग्निशमन, फर्श इत्यादि में किया जाता है। इसका उपयोग मैग्नीशियम के निष्कर्षण व इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैग्नेसाइट के भंडार मुख्यतः उत्तराखंड में 52% और तमिलनाडु में 34%, राजस्थान में 12% पाए जाते हैं, जबकि अन्य भंडार जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल में पाए जाते हैं। वर्ष 2021-22 में तमिलनाडु सबसे बड़ा उत्पाद है तथा देश के कुल उत्पादन में इसकी राज्य की भागीदारी 71% है। इसके पश्चात उत्तराखंड तथा कर्नाटक का स्थान है। इसके पश्चात उत्तराखंड तथा कर्नाटक का स्थान है। मैग्नेसाइट लौह एवं इसका उद्योग के लिए आवश्यक आधारभूत उच्च तापमान सह पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। स्टेटाइट साबुन का पत्थर, स्टेटाइट साबुन का पत्थर। स्टेटाइट को सेलखड़ी या घिया पत्थर भी कहते हैं। ये पोर्सलेन, इमारतों की सजावटी कार्य, सिरेमिक, पेंट, कागज, साबुन, प्रसाधन की वस्तुएं तथा उच्च ताप सह पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कहाँ होता है? स्टेटाइट को सेलखड़ी या घिया पत्थर भी, घिया पत्थर से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे है, कहा जाता है। ये पोर्सलेन, इमारतों की सजावटी कार्य, सिरेमिक, पेंट, कागज, साबुन, प्रसाधन की वस्तुएं तथा उच्च ताप सह पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। राजस्थान देश में राजस्थान जो है इसमें टॉप नंबर पर है इसके उत्पादन के लिए है। बृहत्तम स्टेटाइट भंडार पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी इसके लघु भंडार स्थित है। चीन के पश्चात भारत का स्टेटाइट के विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के पश्चात सबसे पहले स्टेटाइट जो चीन में पाया जाता है, दूसरा विश्व के स्तर पर भारत का सबसे बड़ा स्थान है। सॉरी, मैं पहले बोल गई थी कि क्या राजस्थान जो है वो, हाँ सही था, वो सही था। राजस्थान देश में बृहत्तम स्टेटाइट भंडार पाए जाते हैं, सही था, वो कंफ्यूज हो, थोड़ा दूसरा याद हो गया मुझे। लवण, नमक या तो शैलों से प्राप्त होता है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है ये तो आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा सभी को। शैलों से प्राप्त होता है या खारे समुद्री जल से आर्थिक वाष्पीकरण द्वारा बनाया जाता है। लगभग 70% नमक का प्रयोग खाने के लिए, 28% रसायनों के निर्माण में तथा 2% विभिन्न उद्योगों, कागज, वस्त्र, तेल शोधन, मछली प्रसंस्करण, टैनिंग, विस्फोटक, आइसक्रीम आदि में किया जाता है। सागरीय खारे जल से सागरीय खारे जल से निर्मित नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में है। कहाँ है? गुजरात तथा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में है। तो नेक्स्ट है फिर गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तटीय क्षेत्रों में भी कुछ नमक बनाया जाता है। पूर्वी तट पर तमिलनाडु देश के 16% नमक का उत्पादन किया जाता है। कितना प्रतिशत किया जाता है? 16% किया जाता है। राजस्थान के सांभर, डिडवाना, फलोदी और पंचपदरा जैसा लूणकरण, बीकानेर के नमकीन जिलों के नमक उत्पादन में महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान देश की 11% नमक का उत्पादन करता है। लवण, शैल लवण हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में से निकाला जाता है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वहां से शैल लवण निकाला जाता है। डोलोमाइड एक किस्म का चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक होती है। इसका मुख्य उपयोग धातुकर्मी उद्योग, विशेषकर लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान तथा कर्नाटक इसके मुख्य उत्पादक हैं। इनकी उत्पादकता 90% हिस्सेदारी कितनी है? 90% इनकी उत्पादन हिस्सेदारी है। एस्बेस्टस क्या है? अभी एस्बेस्टस जो है, एस्बेस्टस एक रेशेदार संरचना है। था आग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति के कारण इसका बाजार मूल्य अधिक है। आग के प्रति ये प्रतिरोधक है इसलिए बाजार में इसका मूल्य बहुत ज्यादा है। इसका उपयोग अग्निसह कपड़ों, रस्सी, कागज, चादरें, पेटी, अग्निसह दरवाजे, विद्युत रोधी फैल्टी, ऊनी वस्त्र बनाने में, अपहरण तथा कपड़ों के ऊपर बनाया दस्ताने, पर्दे, गाड़ियों के ब्रेक अस्त्र तथा विद्युत रोधिक चटाई बनाने के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम के साथ इसे मिलाकर मैग्नीशियम ईंट बनाई जाती है। इसका उपयोग उष्मारोधक के लिए हो जाता है। किसके लिए होता है? उष्मारोधक के लिए इसका उपयोग होता है। राजस्थान एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा देश के कुल उत्पादन में इसकी राज्य की भागीदारी लगभग 95% है। कितनी है? 95%। अब है एपेटाइट। आखिर ये एपेटाइट क्या है? एपेटाइट खनिज का इस्तेमाल फॉस्फेट्स, उर्वरक और फास्फोरिक अम्ल आदि के निर्माण में होता है। मतलब उर्वरक बनाने के लिए एपेटाइट का उपयोग होता है। जो खेतों के अंदर अपन उर्वरक यूज करते हैं, यूरिया, डीएपी, इसके लिए है। एपेटाइट के भंडार में पश्चिम बंगाल जो शीर्ष स्थान के ऊपर है और झारखंड 30%, पश्चिम बंगाल 57% और मेघालय 5% स्थान है।
शेष राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में उपलब्ध है, जबकि इसके मुख्य उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। कौन से है मुख्य उत्पादक राज्य? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। रॉक फॉस्फेट, आखिर ये रॉक फॉस्फेट क्या है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। कौन से फॉस्फेट उर्वरक जो हो उसको बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2019-20 में 1400,000 टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन हुआ। कितना हजार? 1400,000 रॉक फॉस्फेट का उत्पादन हुआ था। इसका 92.80% भाग राजस्थान और शेष 7.13% मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ। देश के कुल भंडारण 312.28 मिली टन तथा भंडारण दृष्टि से राज्यों का क्रमशः झारखंड 34%, 31%, राजस्थान मध्य प्रदेश 19% तथा उत्तराखंड 8% है। भारत के अंदर जॉर्डन, मोरक्को, अल्जीरिया, टोंगो, मिस्र, चीन, वियतनाम आदि देशों के रॉक फॉस्फेट का आयात करता है। पाइराइट्स क्या है? पाइराइट लोहे का सल्फाइड है। क्या है? लोहे का सल्फाइड है पाइराइट। सल्फर का मुख्य स्रोत होता है। पाइराइट का मुख्य उत्पादन राज्य बिहार, पाइराइट का जो है मुख्य उत्पादन राज्य बिहार है और सल्फर का मुख्य स्रोत यही होता है। कुछ जमाव कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। भारत, कर्नाटका, फ्रांस, कनाडा, कौन कौन से देशों में ये पाया जाता है? तो भारत, कनाडा, फ्रांस, कर्नाटका नहीं, कनाडा मैंने कर्नाटका पढ़ दिया। फ्रांस, ईरान, मेक्सिको, पोलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों में पायराइट्स का आयात किया जाता है। क्या किया जाता है? पायराइट्स का आयात करता है हमारा देश। अणुशक्ति के खनिज, अणुशक्ति के कौन कौन से खनिज यानी अटोम जो है उसके मिनरल्स कौन कौन से? अटोम बम वगैरह बनाते हैं ना, तो अटोम बम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो देश में कोयला, खनिज तेल एवं विद्युत शक्ति की ऊर्जा संसाधनों में कमी को देखते हुए अणु शक्ति का विशेष ध्यान दिया गया है। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसमें कम मात्रा में कुछ विशिष्ट खनिज विशेषों का प्रयोग करके तथा सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन की जा सकती है। इससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन किससे? कुछ सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए। अब पूरी तरह से नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है ना एटॉम बम कितनी डेंजर चीज होती है, तो उसको तो कुछ और मिलावट वगैरह करके और उसका सेफ्टी का ध्यान रख के हम ये काम कर सकते हैं। ऊर्जा की आवश्यकता कृषि, उद्योग, परिवहन एवं तथा अर्थव्यवस्था के अन्य खंडों में होती है। ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः ईंट, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। किससे कहता है? विद्युत से। यूरेनियम, इसे मेंटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रमुख अयस्क हैं पिच ब्लेंड, सामरस्क्राइट तथा थोरियम नाइट। देश में यूरेनियम की प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्किन श्रेणी की शैलों पेग्मेटाइड, मोनोजाइट्स, बालू और चेरालाइट में होती है। झारखंड में सिंह भूमि जिले का जादूगुड़ा क्षेत्र यूरेनियम खनन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, राजस्थान में उदयपुर आदि इसकी प्राप्ति अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड भारत में इसके खनन का शोध के कार्य करते हैं। थोरियम, इसकी प्राप्ति मुख्यतः मोनाटाइड बालू का निक्षेपों में होती है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूर्ण बन जाने में हुआ है। भारत में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु का मुख्य भंडारण है। कौन सा है? भारत में आंध्र प्रदेश और केरल जो और तमिलनाडु ये जो मुख्य भंडारण के क्षेत्र है। मोनोजाइट ये है पिग्मेटाइड सेलों में मिलने वाला थोरियम, यूरेनियम, सीरियत तथा लेंथेनम का मिश्रण है। इसकी प्राप्ति मोनोजाइट बालू का निक्षेपों में होती है जिसका निर्माण सॉरी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों के नष्ट होकर पूर्ण चूर्ण बनने में हुआ। मोनोजाइट निक्षेप मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। बेरिलियम, इसकी प्राप्ति अग्नीय चट्टानों से होती है। इसका सर्वाधिक उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। इससे वायुयानों के कार्बोरेटर, फ्लोरोसेट्स, ट्यूब, नियोन सिग्नल्स, साइट ट्रे, क्लोरीन अथवा विस्फोटक पदार्थों में बनाए जाते हैं। एंटीमनी अथवा सुरमा यह स्टिबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। इसका उपयोग विद्युत तार बनाने, टूथपेस्ट की ट्यूब बनाने, आभूषणों व बंदूकों के कारतूसों किया जाता है। जिरकोन, इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत जिरकोनियम अयस्क है। कौन सा है? जिरकोन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत जिरकोनियम अयस्क है। इसका उपयोग अणुशक्ति के अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी किया जाता है। वेनेडियम, इसका उपयोग ये जो अणु शक्ति में किए जाने वाले सारे अयस्क पढ़ा रही हूँ मैं आपको, याद रखना है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पातों का निर्माण करने में किया जाता है और मैग्नेटाइट के रूप में भी प्राप्त होता है। मोलिब्डेनम, विशेष प्रकार के इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाने वाला मुलायम एवं भूरे रंग का खनिज मोलिब्डेनम नामक अयस्क से प्राप्त होता है। खनन उद्योग की समस्याएं, खनन उद्योग में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनकी वजह से भारत इसके अंदर ज़्यादा प्रगति नहीं कर पा रहा है या फिर टॉप नंबर पे नहीं आ पा रहा है कि हम विश्व में सबके टॉप नंबर पर आए? ये सारा काम क्यों नहीं हो रहा है?
ओके। भारत खनिज संपदा में समृद्ध होने के बावजूद खनन उद्योग में अत्यंत पिछड़ा है। इसके निम्नलिखित कारण है। देश में खनिज संसाधनों के निष्कर्षण और संशोधन की समस्या है। मतलब उनको निकालने में समस्या है, और फिर निकाल लिया तो उसको फिर संशोधन कैसे करें उसकी समस्या है। पट्टेदार खनन में अवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें अधिक अपव्यय और पर्यावरण को हानि होती है। अवैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है संशोधन करने में और खनन करने में, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, पर्यावरण को भी हानि होती है और खर्चा भी ज़्यादा होता है। खनिजों के खनन एवं संसाधनों में प्रयुक्त तकनीकी पुरानी तथा घिसी-पिटी हैं। तकनीकें जो वो सारी पुरानी हैं और घिसी-पिटी हैं। कुछ खानें आर्थिक दृष्टि के उपयोग न होने के कारण बंद कर दी गई, क्योंकि अभी उनका कोई उपयोग बचा नहीं है, इसलिए। देश में खनिजों की स्थानिक वितरण विषम है, जिससे उनकी परिवहन लागत, मतलब ये है कि स्थानिक वितरण मतलब जहाँ पे खाने पाई जाती हैं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का जो साधन है वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा नहीं चल पाती हैं। भारत में औपनिवेशिक काल से ही खनन का उद्योग निर्यातोन्मुखी रहा है। निर्यातोन्मुखी यानी कि विदेशों में भेजते हैं हम। खनन का उद्योग जो है, खनिजों का अशुद्ध रूप में ही निर्यात कर दिया जाता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनका कम मूल्य प्राप्त होता है। मतलब उनको शुद्ध करके संशोधित नहीं किया जाता, जिसकी वजह से बाजार का जो विदेशों के जो बाजार है उनमें उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, और कम मूल्य में ही उसका निर्यात करना पड़ता है। खनिज संसाधनों की उचित खोज तथा विस्तृत वस्तु सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है। खनिज उचित खोज और विस्तृत विषय सूची, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सा खनिज मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में भारत के अंदर, उसकी विषय सूची अब अच्छे तरीके से अभी आई नहीं है। भारतीय खनन उद्योग पूंजी अवसंरचना विपणन, विदेशी प्रतिस्पर्धा तथा सरकारी संरक्षण संबंधी अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। खनिजों के संरक्षण तथा अपव्यय के नियंत्रण पर बहुत कम बल दिया गया है। मतलब खनिजों का संरक्षण करने और उसके अपव्यय के ऊपर बहुत कम ध्यान दे रही है सरकार, जबकि सरकार को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शोध एवं प्रतिवादिकी के अभाव में निम्न कोटि के खनिजों का दोहन नहीं किया जा रहा है, तथा अनेक उपादान पदार्थ अनुपयुक्त रह जाते हैं। अवैज्ञानिक खनन से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मतलब वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते, हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसलिए उसके ऊपर उसका प्रतिकूल प्रभाव जो ज़्यादा पड़ता है। और भ्रष्ट खनन, पर्यावरण कानूनों की सख्ती से लागू करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पर्यावरण के संबंधित जो खनिनों खद ख खजा खजा खदानों के अंदर खनन करने से पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर भी फ़ोकस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से भी ये प्रभावित हो रहा है। भ्रष्ट खननकर्ता खनिजों के समाप्त होने पर उस क्षेत्र को उचित उपचार के बिना ही त्याग देते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ को कहीं पे आपने खान खोदी, वहाँ से सारा खनिज निकाले, उसके बाद में उसको उसका ऊपर और कुछ उपचार नहीं करते कि भई इसके हम अंदर हम और कुछ कर सकते हैं क्या नहीं, उसको उसी तरीके से छोड़ देते हैं। परिणामतः ऐसे क्षेत्र बंजर भूमि बन जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं बंजर भूमि। अगर उन खानों को ऐसे छोड़ दिया जाता है, जैसे निकाल लिया खनिज जो चाहिए था, वो फिर वैसे छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ खनिज खत्म हो गया, तो फिर वो बंजर भूमि का रूप धारण कर लेती है। जबकि इसकी जगह पे उसका कोई अलग और उपाय निकालना चाहिए कि भाई अगर ये बंजर भूमि हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग सौर पैनल लगा दें, या फिर क्या कहते हैं वो जानवरों को बांधने की जगह बना दें, जैसे कि क्या शेल्टर वगैरह बना दें, कुछ इस तरीके का कोई रास्ता और भी निकल सकता है। खनिजों का संरक्षण कैसे करें? खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन है खनिज। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन 2 टाइप के होते हैं। ये अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचयन में हज़ारों वर्ष लगते हैं। उनको निर्माण बनने में और संचयन करने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की तुलना में इनके निर्माण की दर बहुत धीमी है। मतलब मानव इसको यूज़ तो जल्दी-जल्दी कर लेता है, लेकिन उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, खनन करने में, फिर उसको संशोधित करने में, इसमें काफ़ी लंबी प्रोसेस है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनकी वर्तमान उपभोग की दर की तुलना और उनके पुनर्भरण की दर धीमी है। मतलब कि खनिज बनता इतने धीरे है, किसी भी सेल में अगर खनिज बनता है तो बहुत धीरे-धीरे बनता है, जबकि मनुष्य उसको बहुत जल्दी से यूज़ कर लेता है। तो वो जो प्रोसेस है, मतलब यूज़ करने की प्रोसेस और खनिज के बनने की, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इसकी वजह से ये चीज़ ये नहीं हो पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्भरण एक अन्य तरीका है। धातु का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है, जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। एक बार समाप्त होने पर उनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं है। अयस्कों के सतत खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। धातु का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं। पेट्रोलियम संसाधन की तो हमारे देश में पहले से ही कमी है। अतः एवं भारत
को एक विवेकपूर्ण संरक्षण नीति की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर बल देना आवश्यक है। जिन खनिजों की आपूर्ति कम है, उनके प्रतिस्थापित विकसित करने में लिए नए शोध किए जाएंगे। मतलब नए शोध, जिन खनिजों की आपूर्ति कम है, मतलब जो खनिज कम है उनके प्रतिस्थापित यानी उनकी जगह दूसरी चीज स्थापित करने, विकसित करने के लिए नए शोध करने चाहिए। खनिजों का अपव्यय रोकने और अपशिष्ट पदार्थों को समुचित उपयोग करने के लिए नई तकनीकी का प्रयोग करना है। खनिजों का अपव्यय रोकने तथा अपशिष्ट पदार्थों को समुचित उपयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना है। अपव्यय परक खनन पर नियंत्रण हो। नेक्स्ट है, खनन क्षेत्र का प्रसंस्करण संयंत्रों में उचित अवसंरचना का विकास किया जाए। खनन क्षेत्रों पर प्रसंस्करण संयंत्रों यानी खनन जो क्षेत्र है वहाँ वहीं पर ये स्थापना किया जाता है, यहीं पे ही इनका प्रसंस्करण किया जाएगा और फिर इनको क्या कहते हैं उसके लिए भेजा जाएगा, निर्यात के लिए या फिर अपने देश में यूज करने के लिए। अवसंरचना का विकास किया जाए। परिवहन व्यय घटाने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र खनन क्षेत्रों के निकट स्थापित किए जाए हैं। मतलब वे मतलब ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा उसको कम करने की जगह पे जहाँ पे निकाला जाते हैं खदान होती है, वहीं पे उनको प्रसंस्करण यानी उनको शुद्ध करने की प्रक्रिया वहीं होनी चाहिए। खनिजों के नए क्षेत्रों की खोज की जाए। समावेशी खनन पर बल दिया जाए। समावेशी मतलब एक इस तरीके से कि जितना हमने निकाल लिया है ना, जितना हमने वहां से निकाला उतना ही वहां और उत्पन्न होना चाहिए। हाँ, इस तरीके का कुछ सिस्टम लाना चाहिए। इस चीज पर बल दिया जाना चाहिए। वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत का योगदान। वैश्विक जो खनिज है, विश्व में जितने भी खनिज निकलते हैं उसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान विश्व का उत्पादनों में योगदान प्रतिशत में, और भारत खनिज बॉक्साइट जो है 5वां स्थान है भारत और 6.56% निकालता है। क्रोमाइड के अंदर भारत का तीसरा स्थान है, 10.78% निकालता है। लोह एस्क में चतुर्थ स्थान है भारत का, ये 8.17% निकालता है। मैग्नीज एस्क के अंदर 7वां स्थान है, 4.17% निकालता है। फिर है मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट 17वां स्थान है भारत का और 0.32% निकालता है। रॉक फॉस्फेट एपेटाइट 19वां स्थान है, 0.62% निकालता है। ये मैं विश्व में बता रही हूँ कि विश्व में कौन सा स्थान है अपने भारत का। एल्यूमिनियम द्वितीय 5.99%। तांबा परिष्कृत 11वां स्थान है, 1.95%। इस्पात द्वितीय 5.60%। सीसा 12वां स्थान है, 1.32%। जिंक तृतीय स्थान है, 5.53% है। ये आंकड़े आपको एज इट इज याद करने होंगे, ये भी और ये भी और ये भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, या तो रटो या फिर समझो, कुछ भी करो। अनुमानित खनिज उत्पादन 2024-25 के मूल्य में राज्यों का हिस्सा। परमाणु ईंधन, खनिज, लघु ईंधन हो, मतलब अनुमानित खनिज उत्पादन 2024-25 के मूल्य में राज्यों का हिस्सा कौन सा है? कौन सा राज्य कितना अनुपात कितना खनिजों का उत्पादन कर रहा है भारत के अंदर, उसमें कितना प्रतिशत है? तो देखो राज्य खनिज उत्पादन मूल्य मूल्य प्रतिशत में ओडिशा जो है वो 43.49% खनिज निकाल रहा है। राजस्थान जो 16.26%, छत्तीसगढ़ 13.69%, कर्नाटक 12.42%, महाराष्ट्र 4.76%, झारखंड 3.26%, मध्य प्रदेश 2.78%। ये आंकड़े और ये नाम आपको एज इट इज याद करने होंगे। इसके अंदर ना तो कुछ समझाने लायक है और ना कुछ छोड़ने लायक, आपको ऐसे ही इनको याद करना होगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024, खान मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट आती है ना, उसके अनुसार आपको मैंने ये आंकड़े बताए हैं। इवन नीचे नोट भी किया है ताकि आपको कोई डाउट ना हो। है नेक्स्ट है, अन्य खनिज भंडार और उनके उत्पादन क्षेत्र। अन्य जो खनिज भंडार हैं और उनके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? इसके अंदर खनिज मुख्य भंडार कौन से हैं, मुख्य उत्पादक कौन से हैं और क्षेत्र कौन कौन सा है। हाँ, तो ये टेबल बनाई हुई है। टेबल आप एज इट इज भी बना सकते हो और याद भी आपको एज इट इज भी करनी होगी। तो लोहा आईएएस की जो हमने थ्योरी में पढ़ा था ना, पीछे मैंने जो थ्योरी में आपको लोहा में पढ़ा, हमने सोना पढ़ा, क्रोमाइड चांदी पढ़ा, उसको यहाँ टेबल फॉर्म में दे रखा है। कुछ अलग नया नहीं है, ये जो पीछे हमने पढ़ के आए हैं थ्योरी के अंदर, मैंने आपको सोना लोहा पढ़ाया, सोना क्रोमाइड चांदी सब पढ़ाया ना। एक मिनट, हाँ, ये सब पढ़ाया, तांबा निकेल फ्लोराइड एपेटाइट रॉक फॉस्फेट, ये बस टेबल फॉर्म में दे रखा है। मतलब इसी टॉपिक के अंदर इस चीज को 2 बार दे दिया, एक बार तो थ्योरी में दे दिया पैराग्राफ में, जो हमने पीछे पैराग्राफ साइज में पढ़ा था वही चीज यहाँ टेबल फॉर्म में दे रखी, कुछ नया नहीं है, अलग नहीं है। ठीक है, अगर आप फोकस्ड होके पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो पैराग्राफ साइज में हम पीछे पढ़ के आए हैं, तांबा का, सोना का, वो सारा यहाँ टेबल फॉर्म में दिया है, कुछ नया नहीं है। ओके, तो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं सारे कारनामा मेरा पीपीटी बनाने वाला करता है, नहीं नहीं, अब उसने बना दी है तो मैं क्या ही बोलूँ अब उसको। है लोहा अयस्क हेमेटाइट, लोहा अयस्कन ओडिशा में पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। लोहा अयस्क ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक का मुख्य उत्पादक जो है, और क्षेत्र क्योंझा, चित्रदुर्ग, नंदगांव। सोना मुख्य भंडार कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। फिर मुख्य उत्पादक कर्नाटक और झारखंड। रायचूर क्षेत्र रायचूर, सरायकेला, कुरनूल।
क्रोमाइड ओडिशा, मणिपुर और नागालैंड। ओडिशा मुख्य उत्पादक जो है, ये मुख्य भंडारण है, जहाँ भंडारण का मतलब पता क्या होता है? ऐसा भी हो सकता है कि निकाला सबसे खान कहीं जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, सोने की खान किसी अलग जिले में सबसे ज्यादा है और उसका भंडारण किसी दूसरे जिले में भी हो सकता है। ये चीज मैं आपको पहले जब थ्योरी कराती थी तभी भी समझा रही थी। तो बोल रहा सेम चीज है, भंडारण अलग जगह हो रहा है और निकाला कहीं और जा रहा है। और क्षेत्र कौन, क्षेत्र मतलब पर्टिकुलर क्षेत्र दे रखे हैं। पर्टिकुलर मतलब जैसे एक तो कर्नाटका बोलो तो कर्नाटका के अंदर से पूरा स्टेट आ गया, और एक ये बोलो कोल्लार में निकलता है तो कोल्लार एक अलग जिला है कर्नाटका के अंदर, तो पर्टिकुलर क्षेत्र दे रखे हैं। उसके बाद में चांदी राजस्थान, कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान एवं कर्नाटका, रायचूर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। बालाघाट, झुंझुनू, पूर्वी सिंहभूमि। निकेल जो है ओडिशा, झारखंड, नागालैंड। स्पेशल ओडिशा और झारखंड। कटक क्षेत्र और कोजूर क्षेत्र कौन से? फिर फ्लोराइड कौन से स्टेट में होता है? गुजरात, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़। पर्टिकुलर जो है वो महाराष्ट्र है और क्षेत्र चंद्रपुर है। एपेटाइट जो है वो कौन सी स्टेट में पाया था? पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय। और मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। क्षेत्र कौन से है? विशाखापट्टनम, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। रॉक फास्फेट जो है वो कौन सी स्टेट में पाया था? झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मुख्य क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश है। उदयपुर और छतरपुर प्रमुख क्षेत्र हैं। हीरा जो है वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। प्रमुख जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है और क्षेत्र जो है वो पन्ना है। ग्रेफाइट जो है अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लेकिन मुख्य जो क्षेत्र तमिलनाडु और उड़ीसा में। मुख्य क्षेत्र नहीं मतलब भंडारण क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु और उड़ीसा में होता है भंडारण। और ये क्षेत्र है नवपारा, पलामू और लातूर। मैग्नेसाइट जो है वो उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान यहाँ पे है। हाँ, राजस्थान भंडारण क्षेत्र और ये स्टेट्स तमिलनाडु, उत्तराखंड और ये क्षेत्र बागेश्वर, सलेम। फिर टीन जो है वो हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भंडारण किया था। छत्तीसगढ़ जो है ये वाला जो जगह है ये भंडारण की है, और ये जहाँ पे पाया था वो स्टेट वो है छत्तीसगढ़, और ये क्षेत्र है जगदलपुर, दंतेवाड़ा। गरनाइट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि यहाँ भंडारण किया था। राजस्थान में पाया जाता है अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक क्षेत्र है। सल्फर जम्मू और कश्मीर के अंदर भंडारण। उड़ीसा और केरल में निकाला जाता है जगतपुरा, सिंह भूमि। उत्तराखंड, हरियाणा और एर्नाकुलम। फायर क्ले अग्निशमन ये गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संस्थानों में। गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र। झरिया एवं रानीगंज, पश्चिम बंगाल। पायराइट्स जो है वो बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, बिहार एवं राजस्थान। अमझोर, सलादीपुरा। कायनाइट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कर्नाटका एवं झारखंड, मैसूर, पूर्वी सिंहभूमि आदि है। ओके, ये जो टेबल है ये वही हमने, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वही जो हमने पैराग्राफ वाइज पढ़ा था इन्हीं खनिजों के बारे में, उसको उसके टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। बाकी कुछ इसके अंदर नया है नहीं है। है खनिज है नहीं। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया है अभी, और पढ़ लेना है। आज मैंने कंप्लीट कराया तो आप आज ही इसको लर्न कर लोगे कि आपको दोबारा इस टॉपिक में से कहीं से कुछ भी पूछा चाहे तो आप बता दो। हाँ, ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ लिया और आपको याद नहीं, जो टॉपिक पढ़ लिया है उसको याद करना है। और कोई भी टीचर कहीं से कुछ भी पूछे इस टॉपिक के अंदर आपको आना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर बाकी कोई भी समस्या है तो आप या तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दूंगी। हाँ, या फिर आप अगर नहीं दूंगी तो मैं वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के यहाँ पे डालूंगी। और अगर आप चाहते हो कि टेलीग्राम में मैं पीडीएफ, ये जो कंटेंट मैं आपको दे रही हूँ, ये जो कंटेंट आपको मैं यहाँ दे रही हूँ ना, मैंने आपको जैसा बताया है कि ये कंटेंट में, क्योंकि लाइव क्लास होती है, जैसे क्या कहते हैं, कोचिंग के अंदर पढ़ाने जाते हैं तो बोल बोल के हम आपको नोट्स करा देते हैं तो आप नोट्स बनाते हो, लेकिन यहाँ समझाना और इसी तरीके से अगर आपको मैंने ये नोट्स बनवाने की बजाय इस तरीके से पीपीटी में दिए हैं, ताकि आपको समस्या ना हो कि आपके नोट्स बन जाएं। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, जिसमें नंबर है, मेरा फ़ोन नंबर है 95 71 29 78 16। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं वहाँ पे पीपीटी अपलोड कर दूंगी। हाँ, और वैसे तो क्लास में भी खूब अच्छी साफ सुथरे शब्दों में दिख रही है आप, तो अगर आप नोट्स बनाने हैं, आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से देख के भी बना सकते हो। और अगर नहीं बनाना चाहते हो आप, टेलीग्राम के ऊपर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पे कनेक्ट हो जाना मुझसे, मैं वहाँ पे आपको अपलोड करा दूंगी ये पीपीटी है। और ये मैंने तो बताया ना आपको, ये पीपीटी देने का मकसद क्या है। हाँ, तो और अब मैं पढ़ते हैं। अभी मैपिंग दिखाती हूँ आपको मैं, ये भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र जो हमने पीछे पढ़े ना, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश पट्टी, बिदोलिया, लोह अयस्क खनिज क्षेत्र। राजस्थान का सीसा, हमना, गंगा, जयपुर, खैतरी, राजस्थान। लोहा जो है वो इस निशान से जो बताया हुआ है वो लोहा बताया हुआ है, ये देखिए इधर।
ये लोह अयस्क इस एंगल से ये रहे है। फिर बॉक्साइड, बॉक्साइड, बॉक्साइड ये रहा बॉक्साइड है। फिर है मैग्नीज, ये रहा मैग्नीज। उसके बाद में मैग्नीज, हाँ, तांबा, जस्ता, सोना। इस कलर में देखिए, हाँ, इस कलर में जो तांबा है, ये देखिए इधर ये रहा तांबा, हाँ। इस कलर में जस्ता है, जस्ता, जस्ता। और ये सोना है, ये देखो ये रहा सोना। तटीय क्षेत्र, कित कौन जो जो क्षेत्र है ना, जहां जहां निकलते हैं, हम ये अपने पढ़े ओडिशा और झारखंड पट्टी ये रही है। तटीय क्षेत्र, कर्नाटका पट्टी, राजस्थान पट्टी। अभी मैं पढ़ाई थी ना आपको पट्टियां कि 4 प्रकार की पट्टियां, वो चारों यहाँ देख लो ये रही। छोटा नागपुर पठार पट्टी दिख रही है ना साफ साफ। उसके बाद है भारत के प्रमुख धात्विक खनिज। हमने धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, दो टाइप के खनिज पढ़े थे ना। ये है धात्विक खनिज, इधर देख लो। प्रमुख धात्विक खनिज, लोह अयस्क, लोह अयस्क यहाँ 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 पाया जाता है। और ओडिशा और झारखंड पट्टी, ये दूसरे नंबर की। और पहली छोटा नागपुर पट्टी, उसके बाद में राजस्थान पट्टी, कर्नाटका पट्टी, छत्तीस छत्तर की पट्टी जो खनिज की पट्टी है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की पट्टी तीसरे नंबर की ये रही है। और इस तरीके से बॉक्साइट पाया जाता है। ये वाला जो अंग है, ये देखो ये इधर बॉक्साइट हब। उसके बाद में तांबा, तांबा हड, अधात्विक क्षेत्र है, धात्विक खनिज। ये वाले जो तो प्रमुख खनिज, यानी सभी खनिजों के बारे में। प्रमुख खनिज मतलब ये जो मैप है, ये सभी खनिजों का दे रखा है। और ये जो है, ये प्रमुख सिर्फ धात्विक खनिजों का है। तो ये वाला ये देखिए इधर, ये जो कलर है, ये है जस्ता, ये देखिए ये रहा जस्ता। इधर भी है, देखिए ये रहा ये रहा ये रहा, है। ये है सोना, ये देखिए इधर सोना है। ये है मैग्नीज, ये रहा, ये रहा मैग्नीज। तो ये हो गए धात्विक खनिज का। ये जो पिक्चर है धात्विक खनिज की है। ये अधात्विक खनिज, प्रमुख अधात्विक खनिज। पहली जो पिक्चर थी वो सभी खनिज की थी, धात्विक अधात्विक परमाणु सभी। हाँ, और फिर धात्विक की दिखाई आपको, अभी अधात्विक खनिज की है। तो इसमें कोयला इस तरीके से, ये देखो ये रहा कोयला है। फिर है अब्रक, तो ये रहा अब्रक है। फिर है चूना, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर, ये रहा चूना पत्थर है। फिर है ये जिप्सम, 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 ये इधर इधर लग रहा है जिप्सम का एंगल। फिर है डोलोमाइड, डोलोमाइड, ये डोलोमाइड है शायद, इसी तरीके का लग रहा है ये है नमक, तो ये रहा नमक। इसके अंदर पूर्वी बेल्ट, प्रायद्वीपीय तट है, पश्चिमी तट है, छोटा नागपुर पठार। मतलब वही जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये बताया गया है कि धात्विक खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं, अधात्विक खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये चीज दर्शाएगी। टोटल खनिज में मेरे पहला मैपिंग है कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, कौन कौन से बेल्ट में, कौन कौन सी पेटी में पाया जाता है, वो मैंने आपको मैपिंग में बताया। फिर दोबारा अधात्विक वाला बताया, धात्विक वाला बताया, अब अधात्विक वाला है ये कौन कौन से बेल्ट में पाई जाती है। अब प्रमुख चट्टानी खनिज डोलोमाइड इस तरीके से पाया जाएगा। ये देखो ये रहा डोलोमाइड, ये रहा, ये वाला है डोलोमाइड। फिर है जिप्सम, ये जिप्सम है। फिर है क्वार्टजाइट, ये क्वार्टजाइट है। फिर है क्वार्टजाइट दोबारा, ग्रेनाइड, ये वाला ग्रेनाइड। संगमरमर, संगमरमर, ये रहा। देखो पूर्वी बेल्ट, प्रायद्वीपीय तट, उसके पश्चिमी क्षेत्र, इन जगह पे ये पाए जाते हैं, इन बेल्ट में पाए जाते हैं। अन्य प्रमुख खनिज संसाधन के अंदर ये है भारत के अन्य प्रमुख खनिज संसाधन, तेल और गैस। तो तेल और गैस, तेल और गैस कहाँ दिखा रहा है इसमें, कहीं दिखाई नहीं रहा। यूरेनियम,
ये रहा यूरेनियम। फिर है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता ये रहा। फिर है लिथियम, ये रहा लिथियम। फिर है तांबा, ये रहा तांबा। फिर है बॉक्साइड, ये रहा बॉक्साइड। ये कौन कौन सी पेटी में पाए जाते हैं देख लो। बॉक्साइड हब, पूर्वी बेल्ट, छोटा नागपुर, पश्चिम तटीय क्षेत्र। मतलब वही वही बेल्ट और वही वही क्षेत्र इसमें दिखा रखे हैं जिस क्षेत्र के अंदर अन्य प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अन्य प्रमुख खनिज संसाधन पाए जाते हैं। गुजरात के अंदर नमक। अणुशक्ति के खनिज, अणुशक्ति के लिए कौन कौन से खनिज मैंने आपको बताया था ना भी, अणुशक्ति के अंदर मैंने 8-9 खनिज पढ़े थे उसके बारे में ही। यूरेनियम, यूरेनियम पिच बेल्ट, जादूगुड़ा जादूगुड़ा झारखंड। फिर थ्योरियम के अंदर यूरेनियम में वह यूरेनियम पिच बेल्ट और जादूगुड़ा झारखंड में पाया जाता है। यूरेनियम, यूरेनियम पिच बेल्ट, यूरेनियम कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा, जादूगुड़ा झारखंड, ये मैंने आपको वहां पढ़ा था थ्योरी के अंदर। और इधर थ्योरियम है जो दूसरा जो है अणुशक्ति के लिए वो थ्योरियम है। पहला यूरेनियम होता है, दूसरा थ्योरियम। थ्योरियम के अंदर मोनोजाइट रेत, केरल तट, ओडिशा व तमिलनाडु के अंदर केरल तट में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग, थोरियम मोनोजाइट रेत, केरल तट, ओडिशा व तमिलनाडु, थ्योरियम मोनोजाइट और भारतीय दुर्लभ मृदा लिमिटेड। यूरेनियम, कोयला खनन, प्रमुख खनिज क्षेत्र कौन कौन से, वो जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था, छोटा नागपुर पठार की पेटी है, उसके बाद में उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी है, दक्षिण पश्चिमी प्रायद्वीपीय पेटी है, उसके बाद में उत्तर पश्चिमी पेटी राजस्थान, मध्य पेटी वही है जो पेटियां मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं। और इसके अंदर छोटा नागपुर पठार में कोयला परत, लोहा अयस्क, कोयला आधारित ताप विद्युत, मैग्नीज इस्पात, मैग्नीज है। उसके बाद में इसमें पाए उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी में बॉक्साइड, लोहा अयस्क कोयला, लोहा अयस्क एल्यूमिनियम प्रांगलन ये। फिर दक्षिण पश्चिमी पेटी कर्नाटक, केरल में बेल्लारी, बेल्लारी होयसल, लोह अयस्क निर्यात किया जाता है। मैग्नीज पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है और मर्मगोवा बंदरगाह के द्वारा इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है विदेशों के लिए है। मतलब विदेशों में कोस्टल रिफाइनिंग है, निर्यात कर दिया जाता है। फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान गुजरात की जो पेटी, इसमें तांबा, सीसा, जस्ता, चूना पत्थर पाया जाता है और तेल और गैस भी निकाला जाता था। तेल और खेतड़ी, तांबा और रिफाइनरी। फिर जो मध्य पेटी है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जो पेटी है, जहाँ पे मैग्नीज, कोयला और चूना पत्थर पाया जाता है इस पेटी के अंदर। ये देखिए इधर, ये रहा बालाघाट, अन्वेषण और प्रौद्योगिकी, भिलायो इस्पात संयंत्र, थर्मल पावर, रिसोर्ट प्रोसेसिंग और फिजिकलिंग। हाँ, तो ये जो टॉपिक है यही कंप्लीट हो जाता है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। और मैं फिर बोल रही हूँ दोबारा, आपको दिमाग में याद दिला रही हूँ कि डेली का डेली पढ़ के क्लियर कर देना, ताकि पेंडिंग में ना रहे और आपके सर पे दिमाग पे बर्डन ना आए है। ओके, मिलते हैं फिर। जो भी डाउट हो, मैंने आपको टेलीग्राम के नंबर थोड़ी देर पहले दे दिए, तो उसके अंदर डाउट आप टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन करके वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हो। वहाँ अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी पीपीटी उसी में सेंड करवा दूंगी, आप अगर मैसेज करते हो मुझे तो। और अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में कर देना, वहाँ से मैं या तो मैसेज में डाल दूंगी या फिर यहाँ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। हर क्लास में आपको मैं ये बात बताती हूँ, लेकिन कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद पढ़ो। बस मेरा फोकस ये है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप भी उतनी मेहनत करके मुझे रिजल्ट दो, रिजल्ट दो। ओके बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।